जीरो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि चोंगडी के बाजू के ऊपर एक मोटल आर्टिफैक्ट होता है जिसको यूज करते हुए जुंजी के ऊपर अटैक कर देता है, जबकि जुंजी अपनी तलवार को निकालकर उसके अटैक को ब्लॉक कर रहा होता है। तो पहले से चोंगडी का जो लेवल है वो इससे ज्यादा हाई है, उसकी कल्टीवेशन ज्यादा है और ऊपर से उसके पास अब एक आर्टिफैक्ट भी है। हर बार उसके ऊपर अटैक करता है अपनी स्पेशल टेक्निक को यूज करते हैं जिसका नाम थाउजेंड स्नेक इमर्जेंस होता है। उसको यूज करते हुए बार बार हमारे जुंजी के ऊपर अटैक करता है। हमारा जुंजी बार बार उसके अटैक को वहां पर ब्लॉक कर रहा होता है। चोंगडी उसे कहता है, मुझे लग रहा है कि आप तुम्हें यहाँ पर मेरे अटैक्स को ब्लॉक करने में काफी ज्यादा मुश्किल हो रही है और तुम्हें ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज्यादा पावरफुल हूँ। चोंगडी के पास जो मास्टर स्पिरिट होती है वो स्नेक टाइप की मास्टर स्पिरिट होती है। वो अपनी स्नेक टाइप की मास्टर स्पिरिट को वहां पर यूज कर रहा होता है। सारे स्नेक टाइप के उसके मूव्स होते हैं। फिर से पीछे की तरफ फटता है और हमारे जुंजी के ऊपर स्नेक टाइप के मूव्स के साथ अटैक करता है। वो बहुत सारे स्नेक्स के साथ उसके ऊपर अटैक करता है, जबकि हमारा जुंजी वहीं पर अपनी आंखें बंद कर लेता है। चोंगडी उसे कहता है, लगता है कि तुम अभी से यहाँ पर परेशान हो गए और तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर अब हार चुके हो। ठीक है, मुझे यहाँ पर तुम्हें मारना होगा, तुम मरने वाले हो। तुम्हारी आंखें बंद करके तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मौत आसान हो जाएगी, तो फिर ठीक है, तुम इसी तरह आंखें बंद करके ही रह लो। जुंजी अपनी आंखें बंद करके खड़ा होता है और साथ में बताता है कि आंखें बंद करके जब हम लोग अपनी स्पिरिट एनर्जी को अपने आसपास फैला देते हैं तो हम लोग आसपास सेंस कर सकते हैं। खोलकर हम लोग जिस चीज को नहीं महसूस कर सकते उसको आंखें बंद करके हम लोग महसूस कर सकते हैं। अटैक से बचना ज्यादा पॉसिबल हो जाता है। तो अपनी आंखें बंद करके वहां पर अपनी एनर्जी को एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से वो सामने देख पाता है कि उसके सामने बहुत सारे एनर्जी अटैक्स होते हैं। वो सारे के सारे एनर्जी अटैक्स को अवॉइड करते हुए बड़ी स्पीड से अपनी तलवार लेकर आगे बढ़ता है। अपनी तलवार को सीधा जाकर चोंगडी की गर्दन के ऊपर रख देता है और चोंगडी की गर्दन के ऊपर एक छोटा सा कट लगता है जिससे चोंगडी भी बहुत सा घबरा जाता है, पीछे की तरफ फटता है, वहीं पर गिर जाता है। अपने गले की तरफ देख रहा होता है, उसके गले के ऊपर से ब्लड बह रहा होता है। वो कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है, तुमने मुझे कैसे हरा दिया। हारने के बाद चोंगडी उसे कहता है, तुमने अभी भी क्या किया, तुमने यहाँ पर चीटिंग की है। मैं इस बात को नहीं मानता, मैं इस राउंड को नहीं मानता, हम लोग एक नया राउंड खेलेंगे। जुंजी उसे कहता है, अपनी बकवास बंद करो, मैंने तुम्हें यहाँ पर हरा दिया है। अगर यहाँ पर कोई सेकंड राउंड होता भी है तो फिर ठीक है, मेरे अटैक करने की बारी होगी। और अपनी तलवार उसने कंधे पे रखी होती है। ये देखकर वो बहुत हैरान जाता है, कहता है, तुम्हारी स्वर्ड ऐसा कैसे हो सकता है। हमारे पास जो स्वर्ड है तो एक ला आर्टिफैक्ट है और तुम्हारे जैसे लोगों के पास हमारे पास इतनी क्वालिफिकेशंस नहीं है एक ला आर्टिफैक्ट को यूज कर सको। जुंजी उसे कहता है, क्या तुमने अभी भी इसको नोटिस किया है। जुंजी उसे कहता है, तुमने कहा कि मैं इस तरह के एक ला आर्टिफैक्ट को यूज करने के लायक नहीं हूं, तो क्यों ना यहाँ पर मैं तुम्हें इसको यूज करके दिखाऊं कि मैं इसको यूज करने के लायक हूं या नहीं। चोंगडी फिर से अपनी पावर्स को रिलीज करता है और उसे कहता है, कमीने कहेंगे तुम्हें इतनी जल्दी खुशी मनाने की जरूरत नहीं है। और वो फिर से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जबकि हमारे जुंजी की स्पीड उससे ज्यादा होती है। वो आगे बढ़ते हुए उसके ऊपर अटैक करता है। उसके दोनों मॉडल आर्टिफैक्ट्स के ऊपर अटैक करके आगे गुजर जाता है। उसके बाजू के ऊपर जो दो आर्टिफैक्ट लगी होती है वो दोनों ही टूट जाती है। वो बहुत हैरान होता है और कहता है, तुमने ऐसा कैसे किया, तुमने मेरे दोनों आर्टिफैक्ट्स को बेकार कर दिया। जुंजी उसे कहता है, तो अब तुम्हें क्या लगता है कि मैं ला आर्टिफैक्ट को यूज करने के लिए क्वालिफाइड हूं या नहीं। चोंगडी वहीं पर खड़े-खड़े फिर से अपनी पावर्स को रिलीज करता है और उसे कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुमने मेरे आर्टिफैक्ट्स को तोड़ दिया है, तो मैं यहाँ पर तुम्हें हरा नहीं सकता, मैं अभी भी तुम्हें हरा सकता हूँ। अपनी पावर्स को रिलीज करने के बाद अपनी पावर के साथ फिर से उसके ऊपर अटैक करता है। मास्टर चू भी ये सब कुछ देखने के बाद काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं, पता नहीं ये लड़का कौन से सेंट है जो कि यहाँ पर इंसानी फॉर्म में आ चुका है, यहाँ पर अपने से हायर लेवल के बंदे के साथ बड़ी आसानी से फाइट कर रहा है। इसने अपने ओपोनेंट्स के सारे मूव्स को बेकार कर दिया और साथ ही इसे बताया कि वो कब उसके ऊपर कहां पर अटैक करने वाला है। इसके सारे अटैक्स को अवॉइड भी कर रहा है। मुझे लगता है कि इसे फिर से यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही मूव की जरूरत पड़ेगी अपने दुश्मन को डिस्ट्रॉय करने के लिए। चोंगडी भी उसके ऊपर बहुत सारे अटैक करने के बाद उसे कहता है, मुझे लगता है कि अब तुम मेरे इतने सारे अटैक्स को ब्लॉक नहीं कर पाओगे, अब तो तुम यहाँ पर वाली हो, देखना कैसे मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। जबकि हमारा जुंजी उसके अटैक्स में से फिर से बाहर निकलता है और बड़ी स्पीड से उसके ऊपर कट लगाने के बाद आगे गुजर जाता है। तुम्हारा जुंजी उसे कहता है, लगता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम सेम मूव को दूसरी बार यूज कर रहे हो। मैंने पहली बार भी तुम्हारे मूव को यहाँ पर डिस्ट्रॉय किया था, दूसरी बार भी कर सकता हूँ। हमारा जुंजी उसके ऊपर क्रॉस कट लगाने के बाद आगे गुजरा था, जिसकी वजह से हमारे जुंजी ने अपनी तलवार को घुमाते हुए चोंगडी के दोनों बाजू को काट दिया है। वो वहीं पर बैठकर जोर-जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है और साथ ही वो सोच रहा होता है, हमारी शुई फैमिली ने इस लड़के के बारे में जो कुछ सोचा था ये वो नहीं रहा। हम लोग सोचते थे कि ये कचरा है, मुझे बिल्कुल भी ये कचरा नहीं रहा। ज़ाहू और मास्टर जैन दोनों ये देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं और कहते हैं, हमारे यंग मास्टर तो वाकई में बहुत ज्यादा ऑसम है। क्योंकि पॉइजन जैन सोच रहे होते हैं, आखिर कौन सा डिवाइन सेंट है, तो अभी भी समझ नहीं आ रही कि इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। तुम्हारा जुंजी कहता है, तो हमारी शर्त के मुताबिक तुम इस फाइट को हार चुके हो, तो फाइट को हारने के बाद तुम्हें मुझे बताना होगा कि 14 साल पहले तुम लोगों ने क्या किया था। चोंगडी उससे आगे से कोई भी जवाब नहीं दे रहा होता। वो सारी जोर से हंसना शुरू कर देता है और उसे कहता है, इस बारे में कुछ भी नहीं पता और मैं तुम्हें इस बारे में कुछ भी नहीं बताने वाला। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे इस बारे में पता होगा। वो चिल्लाकर उसे कहता है, अपनी बकवास बंद करो, तुम यहाँ पर इस शर्त लगाने के बाद तुम हार चुके हो और हारने के बाद तुम्हें यहाँ पर इस बात को ऑनर देनी चाहिए। जल्दी से बताना होगा कि क्या हुआ था। पॉइजन जैन बड़ी स्पीड से आगे बढ़ते हैं और उसके ऊपर अटैक करते हैं, उसे पीछे की तरफ गिरा देते हैं और कहते हैं, लेकिन सब बात करने की जरूरत ही क्या है, अगर ये मैं कुछ भी नहीं बताने वाला तो इसको अभी मार देते हैं। तो चोंगडी पॉइजन जैन से कहता है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मार सकते हो तो फिर मुझे मार कर दिखाओ। पॉइजन जैन उसे कहते हैं, क्या तुम यहाँ पर मुझे चैलेंज कर रहे हो, मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी तुम्हें मारकर। तो पॉइजन जैन आगे बढ़कर उसको मारने लगते हैं। जुंजी उसे वहीं पर रोक देता है, कहता है, जरा रुको, मुझे कुछ करने दो। प्रधान से कहता है, तुम्हें मारना ये बहुत ज्यादा सिंपल मौत होगी, तो मैं तुम्हें यहाँ पर एक सिंपल मौत तो बिल्कुल भी नहीं देने वाला हूँ। अपने हाथ में अपनी एनर्जी को रिलीज करता है और उसकी बॉडी के ऊपर जाकर टच करता है। जैसे वो उसकी बॉडी पर टच करता है वो उसे कहता है, तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो मुझे बताओ। वो जोर-जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है। चिल्लाकर उसे कहता है, तुमने मेरे साथ क्या किया है। हमारा जुंजी उसे कहता है, क्या तुम्हें पता है कि जब एक इंसान स्पिरिट गैदरिंग राम में जो कंप्लीट करता है तो उसकी बॉडी के अंदर से एक स्पिरिट सी बनता है। मैंने यहाँ पर एक स्पेशल टेक्निक को यूज करते हुए तुम्हारी बॉडी के अंदर जो स्पिरिट सी था उसके फ्लो को रिवर्स कर दिया है। बताया कि उसके फ्लो को अगर रिवर्स कर दिया जाए तो इंसान पूरी जिंदगी दर्द के मारे चिल्लाता रहता है, उसे मौत भी नहीं आती, ताकि वो खुदकुशी नहीं कर लेता। इसका पेन इतना ज्यादा तो नहीं होता है कि तुम्हारी मौत हो जाए, लेकिन इसका पेन इतना ज्यादा होता है कि तुम्हें एक जगह के ऊपर टिककर बैठने नहीं देगा और तुम्हें हर वक्त से महसूस होता रहेगा कि चू फैमिली के पैट्रियार्च ने तुम्हें ये दर्द दिया था। चलो आप जल्दी से मुझे बताओ। तो मुझे बता देते हो कि 14 साल पहले क्या हुआ था, तो फिर मैं तुम्हारी बॉडी के अंदर दोबारा से इसको सही कर दूंगा। लेकिन अगर तुम नहीं बताते तुम बाकी की सारी जिंदगी इसी दर्द में गुजारने वाले हो। चोंगडी उसे कहता है, अच्छा ठीक है, सबको ठीक करो, मैं तुम्हें बताने को तैयार हूँ। मैं तुम्हें बताऊंगा कि 14 साल पहले क्या हुआ था। हमारा जुंजी आगे बढ़ता है, उसकी बॉडी के ऊपर फिर से अपनी एनर्जी को एक्टिवेट करते हुए उसके स्पिरिट सी को फिर से ठीक कर देता है। उसे कहता है, चलो जल्दी से बताओ कि 14 साल पहले क्या हुआ था। लेकिन उससे पहले वो ज़ाहू से कहता है, ज़ाहू जाओ इसके लिए पानी लेकर आओ, इसको पानी पिलाओ। तो उसको पानी पिलाते हैं। पानी पीने के बाद वो कहता है, हाँ ये बात वाकई में सच है कि आज से 14 साल पहले जो असैसिनेशन हुई थी तुम्हारी चू फैमिली के ऊपर वो सारी हमने की थी। तुम्हारी शुई फैमिली के साथ साथ जुनमेंग मार्शल हाउस वाले भी सब में शामिल थे। हम सभी लोगों ने मिलकर तुम्हारी चू फैमिली के लोगों को मारा
रहा था। आज से 14 साल पहले जुनमेंग मार्शल हाउस के लोग हमारे फैमिली में आए थे और हमारे पास आकर उन्होंने हमारे बहुत सारी ऑफर्स दी थी। उन्होंने हमारे सामने बहुत सारी हाई प्राइस रखी, जिसकी वजह से हम लोग उनका साथ देने के लिए मान गए। पर मेरे बड़े भाई को काफी सारे रिसोर्सेज की जरूरत थी, इसी वजह से वो लालच में आ गया और उसने उनकी ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। यहाँ पर ये सब कुछ जुनमेंग मार्शल हाउस वालों ने नहीं करवाया था, बल्कि उनके पीछे भी कोई और था। उनके पीछे ल्यूजन रॉयल पैलेस वाले लोग थे। जुनमेंग मार्शल हाउस के लोगों को यहाँ पर ल्यूजन रॉयल क्लैन के लोगों ने भेजा था। शुई फैमिली का काम ये था कि तुम्हारे एक्सपर्ट्स की जान लेनी है। हमने यहाँ पर तुम्हारे बहुत सारे एक्सपर्ट्स की जान ली, जिसके बाद जुनमेंग मार्शल हाउस और ल्यूजन रॉयल क्लैन के लोग आगे बढ़े। उन लोगों ने तुम्हारे पेरेंट्स को किडनैप किया और उन्हें उठाकर ले गए। हमें ये नहीं पता कि उन्होंने ये सब कुछ क्यों किया था। शुंजी भी इसकी बातें सुनने के बाद काफी हैरान होता है कि ल्यूजन रॉयल क्लैन के लोग ये सब कुछ क्यों करेंगे। वो सारी सोच रहा था। मेरी प्रीवियस लाइफ में मुझे इस बारे में क्यों नहीं पता चला। इतना तो पता था कि शुई फैमिली वाले जुनमेंग मार्शल हाउस वाले ने सब कुछ मिलकर किया था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ल्यूजन मार्शल हाउस वाले भी सब में शामिल हैं। लेकिन आज इसका मकसद क्या हो सकता है कि इन लोगों ने इतना सारा पैसा खर्च करके मेरे पेरेंट्स को किडनैप करवाया। मेरे पेरेंट्स के पास ऐसा क्या था जिसकी वजह से उन्हें किडनैप करवाना पड़ा। तो शुंजी से कहता है क्या तुम्हें उनके मोटिव्स के बारे में बताया? क्या तुम्हें पता है कि उन लोगों ने ऐसा क्यों किया? चोंग से कहता है नहीं, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। हम लोग तो सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे थे। हम लोगों ने सिर्फ तुम्हारी फैमिली के एक्सपर्ट्स की जान ली थी, इसके अलावा हमने कुछ भी नहीं किया था। हमारे पास इतनी क्वालिफिकेशंस थी कि हम उन लोगों से सवाल कर सके क्या है वो लोग तुम्हें किडनैप क्यों कर रहे हैं। फिर साथ ही वो से कहता है मैंने जो कुछ मुझे पता था वो सब कुछ तुम्हें बता दिया है। चलो ठीक है, मुझे जाने दो। तुमने वादा किया था कि मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, तो मुझे जाने दोगे। साहू जल्दी से आगे बढ़ता है और उसे कहता है तुम्हें क्या लगता है कि हम लोग तुम्हें इतनी आसानी से यहाँ से जाने देंगे? तुम्हारी शुई फैमिली ने हमारी चू फैमिली के बहुत सारे एक्सपर्ट्स की जान ली है। तुम्हें लगता है कि अभी भी हम तुम्हें जिंदा यहाँ से जाने दे सकते हैं? वो गुस्से के साथ उसको कॉलर से पकड़कर वहाँ पर गुस्सा कर रहा था, जबकि मैं जुंजी से कहता है रुक जाओ, तुम्हें इसके ऊपर ज्यादा गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। जुंजी से कहता है चोंग ये बात तो ठीक है कि तुम्हें यहाँ से जाने देना होगा कि तुम्हारे बाकी के सभी लोगों को यहाँ पर मरना होगा। बाकी के सभी लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। वो चोंग को उठाकर वापस से अंडरग्राउंड प्रिजन में ले आते हैं। अंडरग्राउंड प्रिजन में लाने के बाद वो उसको बालों से पकड़ता है और उसके मुंह को सामने की तरफ करते हुए कहता है जरा सामने की तरफ देखो। फिर मास्टर जैन आगे बढ़ते हैं और अपने पॉइजन को रिलीज करते हुए उस अंडरग्राउंड जेल के अंदर जितने भी लोग होते हैं उन सभी के ऊपर अपना पॉइजन डालते हैं, जिसकी वजह से वो सभी लोग वहीं पर चिल्लाते हुए जलकर खाक हो जाते हैं। जुंजी कहता है तुमने हमारी चू फैमिली के लोगों की जान ली थी, तो यहाँ पर जान के बदले में जान तो देना पड़ेगी। सीन में शुई फैमिली का दिखाया जाता है, जहाँ पर शुई फैमिली के पैट्रियार्च काफी ज्यादा परेशान होते हैं अपने छोटे भाई को लेकर। वो सोच रहे थे कि अभी तक उसका भाई वापस क्यों नहीं आया। शुई भी इनके साथ होती है। वो कहती है वो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, छोटे अंकल वहाँ पर प्लान को चेंज कर दिया होगा, क्योंकि जुंजी अचानक से वापस अपने क्लैन में पहुंच गया है। इसी वजह से कि उन तो इंतजार कर रहे होंगे कि अगर वो दोबारा वापस कहीं पर जाएगा तो वो फिर से उनके पर अटैक करे। वो अपने फादर से कहती है फादर आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। कल वहाँ पर बहुत सारे एक्सपर्ट्स को लेकर गए हैं, उनमें से ज्यादातर तो स्पिरिट गैदरिंग राम के एक्सपर्ट्स हैं। इसी वजह से मुझे नहीं लगता कि अंकल का कोई मुकाबला कर सकता है। अंकल आसानी के साथ किसी भी सिचुएशन से निकल कर आ सकते हैं। फादर उसे कहते हैं अगर उन लोगों ने प्लान को चेंज किया है तभी वो कम से कम किसी को यहाँ पर भेजकर मुझे इन्फॉर्मेशन तो दे ही सकते थे कि उन लोगों ने इस प्लान को चेंज किया है। जब बाहर से एक बंदा भागता हुआ अंदर आता है, पैट्रियार्च से कहता है पैट्रियार्च बहुत ही बुरी खबर है, वो जिंगजन यहाँ पर आ रहा है। पैट्रियार्च यहाँ पर आ रहा है। वो उसे कहते हैं वो यहाँ पर क्या करने के लिए आ रहा है, ये बताओ कि क्या उसके साथ कोई और भी है। हमसे कहता है हाँ मास्टर उसके साथ 2 और लोग हैं, उन लोगों ने भी काले रंग के चोगे पहने हुए हैं। तो शुई ज्ञान कहती है इस वक्त वो यहाँ पर क्या करने के लिए आया होगा। आज अपने नौकर से कहते हैं जाओ जाकर उन्हें मेन हाल में बिठा दो और उन्हें इंतजार करवा, हम लोग थोड़ी देर में वहाँ पर आते हैं। तो सभी लोग वहाँ पर पहुंच जाते हैं। शुई फैमिली के एल्डर साथ में उनकी बेटी शुई ज्ञान होती है। लोग वहाँ पर पहुंचते हैं और उसे कहते हैं मैं भी किसी टेंपल में तभी तक नहीं जाता जब तक कि उसने कोई गुनाह ना किया हो। मुझे तुम ये बताओ कि तुम मेरी शुई फैमिली में क्या करने के लिए आए हो? लगता है कि तुम माफी मांगने के लिए आए हो। जुंजी से कहता है शुई फैमिली के पैट्रियार्च या फिर मैं तुम्हें अंकल कहूँ। अंकल आपको पता है कि पिछले 1 साल से मैं चू फैमिली का नया पैट्रियार्च बन चुका हूँ। मेरे चू फैमिली के पैट्रियार्च बनने पर बहुत सारी फैमिली के लोग ऐसे थे जो कि मुझे कंग्रेस बोलने के लिए आए थे, मुझे बधाई देने के लिए आए थे, लेकिन आप मुझे बधाई देने के लिए क्यों नहीं आए? अंकल आप तो मेरे बहुत करीब है, फिर आप क्यों नहीं आ सके? तो वहाँ पर खांसना शुरू कर देते हैं। उनसे कहते हैं भतीजे मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इसी वजह से मैं तुम्हें बधाई देने के लिए नहीं आ सका। इसी वजह से फैमिली के बाहर के जितने काम है वो सारे मैं खुद से नहीं कर रहा। हमारा शुंजी से कहता है अंकल शुई अच्छा तो ये बात है, तो आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पर तो बिल्कुल मुश्किल क्रिएट करने के लिए नहीं आया। इस बार मैं यहाँ पर कोई मुश्किल क्रिएट नहीं करूंगा। मैं तो यहाँ पर आपको एक गिफ्ट देने के लिए आया हूँ। और साथ ही वो चुटकी बजाते हैं और पॉइजन जैन उस दूसरे चौके वाले बंदे को आगे करते हैं। पैट्रियार्च शुई और उनकी फैमिली के बाकी के सभी लोग मुझे इसी तरफ देख रहे होते हैं और कहते हैं कि ये यहाँ पर कौन सा गिफ्ट लेकर आए होंगे। पैट्रियार्च शुई से कहते हैं तो मुझे बताओ कि तुम यहाँ पर मेरे लिए कौन सा प्रेशियस गिफ्ट लेकर आए हो? वाकई में वो प्रेशियस ही होगा। जुंजी उसके ब्रदर को उसके सामने धक्का देता है और साथ उसके ऊपर से चौका हटा देता है। तो उसने उसके दोनों बाजुओं को काट दिया था और उसके मुंह के अंदर उन लोगों ने कपड़ा भरा होता है ताकि वो वहाँ पर चिल्ला ना सके। तो ये सभी लोग उसे देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। जुई ज्ञान उसे देखकर कहती है तो हमारे सेकंड अंकल हैं। जुंजी से नीचे गिरा लेता है और उसके ऊपर अपना पाँव रखते हुए कहता है ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट है, पता नहीं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें ये गिफ्ट पसंद आएगा या नहीं। और फिर साथ ही उसे कहता है इसके साथ कुछ और लोग भी थे, वो पूरे 100 लोग थे, लेकिन वो सारे के सारे मारे गए। मैंने उन सभी को मार दिया क्योंकि वो सभी लोग तुम्हारी फैमिली के लिए ज्यादा खास नहीं थे, इसी वजह से मैं उन सभी को वापस नहीं दे सकता। लेकिन अगर तुम उन सभी की खाक को वहाँ पर से इकट्ठा करना चाहो तो मैं तुम्हारे लिए अरेंज कर दूंगा। अपनी शुई फैमिली के कुछ मेंबर्स को वहाँ पर भेज दो, मैं उन सभी को बोरी में बरकत में वापस कर दूंगा। साथ ही यहाँ पर वो अपने ऑरा को रिलीज करता है तो शुई ज्ञान को भी महसूस होता है कि इसका ऑरा पहले से काफी स्ट्रॉन्ग हो चुका है। साथ ही पैट्रियार्च बड़े गुस्से में होते हैं और वो आगे की तरफ बढ़ते हैं और कहते हैं भतीजे तुमने यहाँ पर बहुत बड़ी गलती कर दी, लगता है तुम मरना चाहते हो और हमारे जुंजी के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। वो स्पिरिट गैदरिंग राम में काफी आगे तक कल्टीवेट कर चुके हैं, इसी वजह से उनकी स्ट्रेंथ ज्यादा है। तो हमारे जुंजी के ऊपर अटैक करने के लिए जब उसके करीब पहुंचते हैं उसी वक्त पॉइजन जैन उसके सामने आ जाता है। तो पैट्रियार्च शुई के अटैक को वहाँ पर ब्लॉक करता है, उसके ऊपर अटैक करता है। वो एक जबरदस्त पंच मारता है जो कि उसकी चेस्ट में लगता है। वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है, पीछे वाली दीवार टूट जाती है और पैट्रियार्च शुई पीछे वाली दीवार के साथ जाकर पटककर वहीं पर गिर जाते हैं। शुई की बेचारी बहुत ज्यादा घबरा जाती है। फिर वो सामने की तरफ देखते हैं तो उसके फादर वहाँ पर मलबे में गिरे पड़े होते हैं। तो वो सामने की तरफ देखते हैं तो वहाँ पर उनके सामने पॉइजन जैन और जुंजी खड़े होते हैं। वो कहते हैं ये तो पॉइजन जैन है, लेकिन ये यहाँ पर क्या कर रहा है? पॉइजन जैन पैट्रियार्च से कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मास्टर के खिलाफ अटैक करने की? क्या तुम्हें लगता है कि मेरे होते हुए तुम मेरे मास्टर को नुकसान पहुंचा सकते हो? मैं तुम्हें मार डालूंगा अगर दोबारा तुमने ऐसा सोचा भी। शुई और बाकी के सभी लोग भी बात सुनने के बाद हैरान होते हैं कि ये यहाँ पर इसको अपना मास्टर क्यों कह रहा है। जुंजी पीछे की तरफ मुड़ जाता है और पॉइजनस जैन से कहता है मास्टर जैन चलो यहाँ से चलते हैं। वो से कहता है ठीक है मास्टर यहाँ से चलते हैं। पैट्रियार्च सोच रहे होते हैं इसी वजह से मेरा भाई और बाकी के सभी लोग फेल हो गए क्योंकि इसके पास एक टॉप क्लास के एक्सपर्ट की मदद है। तब तक इसके पास पॉइजन जैन है, तब तक हम लोग इसको यहाँ पर रोक नहीं सकते। मुझे यहाँ पर समझ नहीं आ रही
कि यहाँ पर पॉइजन जैन इस लड़की का साथ क्यों दे रहा है और ऊपर से ये अपना मास्टर क्यों कह रहा है। आज इसे मास्टर की तरह ऑनर करने की क्या जरूरत है। मैं शुइकियान को दिखाते हैं जो कि बड़ी स्पीड से आगे बढ़ती है और हमारे जुंजी से कहती है जुंजी यहीं पर रुको। पता नहीं क्यों लेकिन जहाँ पर शुइकियान से एक सवाल पूछती है वो उसे कहती है हमारी फैमिली ने तुम्हें कब यहाँ पर प्रोवोक किया जिसकी वजह से तुम यहाँ पर हमारे साथ ये सब कुछ कर रहे हो, तुम हमें टारगेट कर रहे हो। शुइकियान उस वक्त यहीं पर मौजूद थी जब हमारे पैट्रियार्च ने फैसला किया था कि उसका छोटा भाई जुंजी की चू फैमिली को डिस्ट्रॉय करने के लिए जाएगा। जुंजी से कहता है क्या तुम्हें लगता है कि हम लोग जहाँ पर तुम्हारी फैमिली को टारगेट कर रहे हैं बल्कि तुम लोग जो कि हमारी फैमिली को टारगेट कर रहे हो। हम लोग ये सारी बात शुरुआत से देखें तो शुरुआत से तुम्हारी शुई फैमिली कभी भी हमारी फैमिली का एक हिस्सा थी ही नहीं। तुम्हारी फैमिली हमारी फैमिली के खिलाफ रही है और हमारी फैमिली को एलिमिनेट करने में तुम्हारी फैमिली का हाथ रहा है। हमेशा तुम लोग कुछ ना कुछ ऐसे सोचते रहते हो ताकि हमारी फैमिली को डिस्ट्रॉय किया जा सके। वो तुम्हारी फैमिली के लोग थे जिन लोगों ने हमारी फैमिली के ऊपर अटैक किया, जो फैमिली के एक्सपर्ट्स को मार डाला। मैं तो यहाँ पर सिर्फ खून का बदला चुका रहा हूँ। खून के बदले में यहाँ पर खून लिया जाएगा। हमारे फादर और बाकी के सभी लोगों ने मिलकर 14 साल पहले जो हमारी फैमिली के खिलाफ किया था वो सब कुछ मैं अभी भी नहीं भूला और सबका बदला लेना भी बाकी है। मैं उसका बदला यहाँ पर लूं तो तुम्हारी शुई फैमिली का किसी एक मेंबर को भी जिंदा रहने का हक नहीं है। मैं सभी को मार डालूंगा। उसकी बात सुनने के बाद कहती है तुम क्या बकवास कर रहे हो, 14 साल पहले क्या हुआ था मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। जुंजी से कहता है लगता है कि तुम्हारे बाप ने तुम्हें कुछ भी नहीं बताया। शुई फैमिली के यंग मिस होने के नाते तुम्हें ये सब कुछ पता होना चाहिए था, लेकिन तुम्हें अपने बाप से पूछना होगा, शायद वो तुम्हें कभी इस बारे में बता दे। साथ ही वो कहता है सिर्फ 1 महीना रह गया है, 1 महीने के बाद कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है जिसमें 5 बड़े हाउसेस अपने डिसाइपल्स को चूज करेंगे। याद होगा कि मैंने तुम्हारे साथ एक शर्त लगाई थी, मैंने तुम्हें कहा था कि 1 साल बाद मैं कंपटीशन में तुम्हें हरा दूंगा। सिर्फ 1 महीना रह गया है, मैं तुम्हें कंपटीशन वाले दिन ही मिलूंगा। शुइकियान में चिल्लाकर उसे कहती है कौन तुमसे डरता है, ठीक है हम लोग उसी दिन मिलेंगे। साथ ही शुइकियान सोच रही होती है एक बार जब हम लोग वहाँ पर कंपटीशन में पहुंच गए और इसका सामना मुझसे हो गया तो मैं इसको मार डालूंगी, वहीं पर सब कुछ खत्म होगा। जुंजी अपने मास्टर जैन के साथ वहाँ से वापस की तरफ आ रहा था तो ये लोग चलते हुए आ रहे थे। मास्टर जैन उसे कहता है मास्टर तुमने ऐसा क्यों किया। वो उसे कहता है मुझे पता है कि तुम मुझसे क्या पूछना चाहते हो, मैंने एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया, मैं उसे वहाँ पर मार सकता था, शुई फैमिली के सभी लोगों को मार सकता था। मास्टर जैन उसे कहते हैं हाँ मास्टर मैं बिल्कुल यही कहने वाला हूँ। इस वक्त शुई फैमिली का सेकंड ब्रदर उसकी हालत खराब है, उनके 100 एक्सपर्ट्स को हम लोग ने पहले ही मार दिया है, बस बहुत ही कम लोग बचे हैं और ऊपर से उनका मोरल भी बहुत ज्यादा डाउन है। अगर हम लोग अभी उनके ऊपर अटैक करते हैं हम सभी लोगों को एलिमिनेट कर सकते हैं, सही बात उन सभी को एंड कर सकते हैं। तुम्हारे जुंजी से कहता है तुम्हें ये सब कुछ नहीं भूलना चाहिए कि शुई फैमिली के साथ युनमेंग मार्शल हाउस जुड़ा हुआ है, तो इनको बैक सपोर्ट दे रहे हैं। फिर हम लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सेकंड एल्डर को मारते हैं तब युनमेंग मार्शल हाउस सब इन्वॉल्व नहीं होगा, लेकिन अगर हम लोग पूरी की पूरी शुई फैमिली को डिस्ट्रॉय कर देते हैं फिर यहाँ पर युनमेंग मार्शल हाउस को इन्वॉल्व होना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता कि मैं यहाँ पर युनमेंग मार्शल हाउस की रैत को दावत दूं क्योंकि वो लोग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उनके पास बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं। तो मास्टर जैन से कहते हैं फिर हम लोग वहाँ पर शुई फैमिली में गए क्यों थे। तुम्हारा जुंजी से कहता है हम लोग वहाँ पर गए थे उनको बेइज्जत करने के लिए ताकि मैं उनको एक वार्निंग दे सकूं, मैं उनको बता सकूं कि अगर मैं यहाँ पर नहीं हूँ तो अभी मेरे चू टाउन के ऊपर अटैक नहीं कर सकते। मेरे पास कुछ ऐसे एक्सपर्ट्स हैं जो कि मेरे चू टाउन की रक्षा करते हैं। अब मुझे नहीं लगता कि अगले महीने जब मैं कंपटीशन के लिए जाऊंगा तो वो पीछे से मेरी चू फैमिली के ऊपर अटैक करके इसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेंगे। ताकि हम लोगों ने यहाँ पर शुई फैमिली को एक बहुत ही क्रिटिकल हिट दी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि युनमेंग मार्शल हाउस वाले सब में शामिल होंगे क्योंकि उन सबने सबसे फर्क नहीं पड़ता। ये उनके लिए छोटा सा वाकया है। मास्टर जैन से कहते हैं यंग मास्टर आप तो वाकई में बहुत ज्यादा समझदार हैं, आपने ये सारे का सारा प्लान सोच समझ कर बनाया था, तो मैं तो यहाँ पर आपकी और भी रिस्पेक्ट करने लगा हूँ। हमारा जुंजी से कहता है आप जो मुझे अपने बारे में बताओ, मुझे ये बताओ कि मैंने तुम्हें पॉइजन डिवावरिंग टेक्निक दी थी उसको तुमने कहाँ तक मास्टर किया है। तो जैन से कहते हैं मैंने इसको कल्टीवेट करना स्टार्ट किया, मैं 3rd लेवल तक उसको कल्टीवेट कर चुका हूँ, ताकि अगले 3 साल में मैं उसको कंप्लीटली मास्टर कर लूंगा। हो सकता है कि मैं ब्रेक थ्रू करने के बाद अर्थ स्पिरिट राम में चला जाऊं। तुम्हारा जुंजी उसकी बात सुनने के बाद कहता है ये प्रोग्रेस तो बहुत स्लो है। जुंजी मास्टर जैन से कहता है ये बहुत स्लो है, मैं चाहता हूँ कि तुम जल्दी से जल्दी अर्थ स्पिरिट राम में पहुंचो ताकि तुम जल्दी से जैंकी को ह्यूमन और अर्थ के साथ महसूस कर सको। जुंजी से कहता है तो यहाँ से वापस जाने के बाद मैं तुम्हारे लिए एक स्पेशल टेक्निक लिखूंगा, उस टेक्निक को तुम्हें स्टडी करना होगा और उसके मुताबिक तुम्हें कल्टीवेट करना होगा। जुंजी मास्टर जैन से कहता है मास्टर जैन मैं चाहता हूँ कि तुम सिर्फ 1 महीने के अंदर अंदर जब तक कि हमारा कंपटीशन स्टार्ट नहीं होता उससे पहले तुम एक अर्थ स्पिरिट राम के एक्सपर्ट बन जाओ। तो मास्टर जैन बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और उसे कहते हैं जी तुम क्या कह रहे हो, मैं कह रहा था कि 3 साल का अरसा लगेगा मुझे अर्थ स्पिरिट राम में पहुंचने के लिए, लेकिन तुम कह रहे हो कि मैं सिर्फ 1 महीने में अर्थ स्पिरिट राम का एक्सपर्ट बन सकता हूँ। जुंजी से कहता है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, जब तक तुम्हारा मास्टर तुम्हारे साथ है तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हें कुछ ऐसे शॉर्टकट्स बताऊंगा जिससे तुम जल्दी से जल्दी अर्थ स्पिरिट राम में पहुंच जाओगे। यहाँ से हमारा नेक्स्ट सीन शुई फैमिली का दिखाया जाता है। शुइकियान बहुत ज्यादा गुस्से में होती है और कुछ खा भी नहीं रही होती, वो नौकरानी के ऊपर गुस्सा कर रही होती है और उसे कहती है अपना खाना लेकर दफा हो जा, मुझे ये खाना नहीं खाना, मुझसे नहीं खाया जाएगा। साथ ही हमारे जुंजी को यहाँ पर गालियां दे रही होती है और कहती है उसकी हिम्मत कैसी, वो हमारे पैलेस में आया और हमारे सामने आंखों में आंखें डालकर उसने ये सब कुछ कर दिया और मेरे फादर के ऊपर अटैक भी किया। उसे मरा हुआ देखना चाहती हूँ चाहे कुछ भी हो जाए। नौकरानी जल्दी से भागती हुई बाहर आती है और सामने उसके पैट्रियार्च होते हैं। वो पैट्रियार्च से कहती है पैट्रियार्च आपको कुछ करना होगा, यंग मिस खाना नहीं खा रही, मैंने तुमको कितनी बार कहा लेकिन वो नहीं खा रही। पैट्रियार्च अंदर आती है और उसे कहते हैं बेटा तुम्हें यहाँ पर खाना तो खाना चाहिए, तुम्हें अपना सारा गुस्सा खाने के ऊपर नहीं उतारना चाहिए। शुइकियान अपने डैड से कहती है डैड मुझे अंकल के बारे में बताया कि सेकंड अंकल कैसे है। वो उसे कहता है हाँ वो ठीक है, हमने उसकी जान तो बचा ली है लेकिन वो बाकी की सारी जिंदगी क्रिपल की तरह ही गुजारने वाला है। वो तो फादर से कहते हैं अब इस बड़े से हादसे की वजह से हमारी शुई फैमिली की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा कम रह चुकी है। शुइकियान अपने फादर से कहती है फादर उस लड़के की कल्टीवेशन इतनी तेजी के साथ बढ़ रही है, मुझे तो अभी भी लगता है कि वो यहाँ पर पेस को यूज कर रहा है या फिर किसी स्पेशल मेथड को यूज कर रहा है तभी वो कल्टीवेशन को तेजी से बढ़ा पा रहा है। उसकी कल्टीवेशन मेरी मेहनत की कल्टीवेशन के सामने नहीं टिक पाएगी। फादर उसे कहते हैं मुझे इस लड़के की बिल्कुल परेशानी नहीं है, मुझे चू टाउन से ज्यादा मसला है क्योंकि उनका चू टाउन और भी ज्यादा तरक्की करता जा रहा है, बहुत सारे एक्सपर्ट्स उनके साथ जुड़ रहे हैं। इस वक्त पॉइजन जैन उनके चू टाउन की रक्षा कर रहे हैं, यानी कि इसका मतलब हम में से कोई भी वहाँ पर जाकर उनके चू टाउन के ऊपर अटैक नहीं कर सकता। बहुत ही जल्दी दूसरे एक्सपर्ट को उनको हायर करेंगे और उनकी पावर और ज्यादा बढ़ती जाएगी। मुझे लगता है कि हमारे लिए पहली बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल हो चुका है कि हम लोग उनसे बदला ले सकें। लगता है कि हमारी शुई फैमिली का फ्यूचर बैंक सिटी में खत्म होने वाला है। साथ ही पैट्रियार्च से कहते हैं अब हमारी शुई फैमिली को तुम्हें बचाना होगा, ये सब कुछ तुम ही कर सकती हो। तो फादर अपनी बेटी से कहते हैं मैं चाहता हूँ कि इस सिलेक्शन के दौरान जब तुम्हारा सामना उस लड़के से हो, कंपटीशन के दौरान तुम किसी न किसी मौके को देकर उस लड़की को जान से मार डाला, इसी तरह सारे का सारा मसला हल हो जाएगा। विज्ञान अपने फादर से कहती है फादर ये सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं उसको निमट लूंगी। विज्ञान अपने फादर से कहती है फादर इस वक्त जितने स्किल्स मेरे पास हैं उस लड़के को मारना तो मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है, पता नहीं इस लड़की को ऐसा क्यों लगता है जो उसे मार सकती है जबकि हमारा जुंजी वो बड़े बड़े एक्सपर्ट को हरा चुका है। फादर उसे कहते हैं मुझे तुम्हारी स्ट्रेंथ के ऊपर पूरा भरोसा है लेकिन मुझे लगता है कि मैं इस बात को अंडरएस्टिमेट नहीं करना चाहिए।
चाहिए। फादर उसे कहते हैं मुझे उस लड़के को हमेशा देखकर ऐसा लगता है जैसे वो एक अलग से इंसान बन चुका है, वो चेंज हो चुका है। मुझे लगता है कि इस बार के कंपटीशन के लिए उसने पहले से बहुत सारी तैयारियां कर ली होंगी। कि हमारी श्री की अपने फादर की बात सुनने के बाद सोच रही थी आज से पहले मैंने उस लड़के के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, इसी वजह से मुझे ये बिल्कुल महसूस नहीं हो रहा कि पहले वो किस तरह का इंसान हुआ करता था। लेकिन अचानक से ये सारी की सारी बातें उसी के इर्द घूमना शुरू हो गई हैं और ये सारी घूम फिर कर मेरे करीब आ रही हैं। पहले भी एक कचरा था और अभी मेरे सामने एक कचरा है, क्योंकि उसकी कल्टीवेशन मुझसे बहुत ज्यादा लो है। मुझे बस कंपटीशन में मौका देकर उसकी जान लेनी होगी। तो शायद गुस्सा आ रही होती है और अभी भी हमारे जुंजी के बारे में सोच रही होती है कैसे उसको मारेगी और कैसे अपनी फैमिली का बदला ले सकती है। यहीं पर सोचते सोचते उसे याद आता है कि उस जुंजी ने यहाँ पर 14 साल पहले की एक बात का जिक्र किया था। वो अपने फादर से कहती है फादर उसने 14 साल पहले की एक बात का जिक्र किया था, इस बात का क्या मतलब है, 14 साल पहले क्या हुआ था। फादर उसे कहते हैं तो भी उसकी सारी बकवास बातों के ऊपर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, उसने जो कुछ भी कहा वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर गुस्से में कहा, इस बात का कोई मतलब नहीं है कि 14 साल पहले क्या हुआ था। साथ ही फादर उसे कहते हैं इस बार तुम्हारी सिलेक्शन की जो जगह है वो ब्लैक वाटर सिटी है, ब्लैक वाटर सिटी में हमारे काफी सारे लोग हैं, मैं वहाँ पर पहले से किसी को भेज देता हूँ। वहाँ पर एल्डर से इस बारे में बात कर लिया, इसलिए तुम्हें वहाँ पर सिलेक्शन कंपटीशन के दौरान ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। इस बार वो जुनमेंग मार्शल हाउस के रिप्रेजेंटेटिव एल्डर होने वाले हैं, मैं उनसे पहले बात कर लूंगा ताकि वो तुम्हारी मदद करें। तो अपनी बेटी से कहते हैं हमारी फैमिली के नाम के ऊपर जितने भी दाग लगे हैं वो सारे के सारे तुम्हें साफ करने होंगे। तो उसकी बेटी से कहती है फादर आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर किसी को भी नीचे नहीं झुकने दूंगी, स्पेशली हमारी शुई फैमिली को। तो नेक्स्ट सीन हमें हंटर ट्रेजर पवेलियन का दिखाया जाता है। हमारा जुंजी हंटर ट्रेजर पवेलियन में जाता है तो वहाँ पर जाने के बाद मास्टर जैन से कहते हैं मास्टर आप यहाँ पर कौन सी जड़ी बूटियां लेने के लिए आए हैं। तो हमारा जुंजी से कहता है मैं यहाँ पर स्पिरिट कोर्स लेने के लिए आया हूँ और वो बहुत ही स्पेशल स्पिरिट कोर्स होने वाली है। मास्टर जैन से कहते हैं तो मास्टर आपने मुझे कह दिया होता स्पिरिट कोर्स तो यहाँ पर आसानी से मिल जाएंगे, मैं आपके लिए स्पिरिट कोर्स लेकर वापस आ जाता, आपको पर्सनली यहाँ पर आने की क्या जरूरत है। हमारा जुंजी से कहता है नहीं मुझे यहाँ पर सबसे बेस्ट स्पिरिट कोर्स चाहिए, मुझे एक ऐसे बीस की स्पिरिट कोर्स चाहिए जो कि 9th लेवल पर हो, मुझे 9th लेवल के स्पिरिट बीस की 9 स्पिरिट कोर्स चाहिए। तो मास्टर जैन से कहते हैं लेकिन हमारा सिटी तो बहुत छोटा है, हमारे सिटी में आपको 9th लेवल के 20 की कोर्स कहाँ से मिलेंगी। जुंजी कहता है मेरे पास अपने प्लान्स हैं, वहाँ पर जो लोग होते हैं वो उसे रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं। वहीं पर मैनेजर किनशान भी निकल आते हैं और उनसे कहते हैं पैट्रियार्च चूज तो एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज है, आप यहाँ पर क्या करने के लिए आए हैं। मैनेजर किनशान से कहते हैं वैसे भी मैं यहाँ पर आपके रेजिडेंस पर जाने वाला था आपको इनवाइट करने के लिए, ये तो अच्छी बात है कि आप खुद ही यहाँ पर चले आए हैं। ये कहता है क्यों तुम मेरे रेजिडेंस पर क्यों जाने वाले थे मुझे इनवाइट करने के लिए। तो मैनेजर किनशान से कहते हैं नहीं ये मैं नहीं, सिटी लॉर्ड इस बार तुम्हें ढूंढ रहे हैं, सिटी लॉर्ड मिस जूजान के साथ इस वक्त अंदर है और वो तुम्हें वहाँ पर इनवाइट कर रहे हैं। हमारे जुंजी उसके साथ अंदर जाता है जहाँ पर सिटी लॉर्ड पहले से मौजूद होते हैं, मिस जूजान भी वहीं पर होती है। हमारे जुंजी से कहता है सिटी लॉर्ड ये क्या तुम तो मेरे साथ बहुत ही इज्जत से बात कर रहे हो, तो सिटी लॉर्ड तुम्हें मेरे साथ इस तरह बात नहीं करनी चाहिए, मुझे पता चला है कि तुम दोनों यहाँ पर मुझे ढूंढ रहे थे, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए जिसकी वजह से तुम लोग यहाँ पर मुझे ढूंढ रहे हो। तो सिटी लॉर्ड से कहते हैं लास्ट टाइम मैंने तुम्हें ऑफेंड किया था, इसी वजह से अब मैं यहाँ पर अपनी इस गलती को सुधारने के लिए आया हूँ, मैं तुम्हारे लिए काफी सारे स्पेशल गिफ्ट्स भी लेकर आया हूँ। जुंजी से कहता है मैंने आपसे कहा ना कि मैं सबको पहले भूल चुका हूँ, लास्ट टाइम मैंने आपको बोला था कि इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आप सिटी लॉर्ड है तो आप मेरे साथ इस तरह बात कर सकते हैं, आपको दोबारा इस तरह बात करने की जरूरत नहीं है। तो सिटी लॉर्ड अपने पास से गिफ्ट निकालते हैं, उनसे कहते हैं प्लीज मेरे इन गिफ्ट्स को एक्सेप्ट कर लो, मैं तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट लेकर आया हूँ। अपने पास एक स्पेशल स्टोन निकालकर उसके सामने करते हुए कहते हैं ये एक स्पेशल स्टोन है जो कि मेरे दिल और दिमाग को शांत करने के लिए होता है, इससे मुझे बहुत ज्यादा सुकून मिलता है, मैं चाहता हूँ कि तुम इसे अपने पास रखो जो तुम्हें भी सुकून देगा। उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें मेरा ये वाला गिफ्ट काफी ज्यादा पसंद आएगा। जुंजी से कहता है अच्छा ठीक है मैं इस गिफ्ट को रख लेता हूँ। फिर साथ ही अपने पास एक रोब निकालते हैं और उनसे कहते हैं ये एक स्पेशल आर्मर है जिसे रीइंफोर्स किया गया है स्पेशली हमारे लिए, इसमें तुम्हारे लिए बनवाया है, ये बाहर से बहुत नरम है लेकिन अंदर से बहुत हार्ड है, अगर एक स्पिरिट गैदरिंग कल्टीवेटर भी तुम्हारे पास अटैक करेगा तभी तुम उसके पंच को ब्लॉक कर पाओगे। ये बताओ कि तुम्हें ये वाला आर्मर कैसा लगा। हमारा जुंजी की बात सुनने के बाद कहता है ये दोनों गिफ्ट्स काफी ज्यादा अच्छे हैं, मुझे नहीं लगता कि तुम ये दोनों गिफ्ट्स यहाँ पर मुझे मुफ्त में देने वाले हो, तो मुझे बताओ कि तुम्हें इनके बदले में मुझसे क्या चाहिए। मिस जूजान से कहती है हाँ ये बात तो सच है कि हमें इसके बदले में तुमसे कुछ चाहिए, हम लोग यहाँ पर तुमसे एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। मिस जूजान से कहती है आज से कुछ साल पहले हमारे सिटी लॉर्ड अर्थ स्पिरिट राम में ब्रेक थ्रू करने के बहुत ज्यादा करीब थे, लेकिन ब्रेक थ्रू करने के टाइम पर इनसे गलती होगी जिसकी वजह से इवल जैंकी इनकी बॉडी के अंदर चली गई, जिसकी वजह से इनको एक हिडन इंजरी मिल गई। वो हिडन इंजरी इतनी पावरफुल थी कि उसके बाद से इतने सालों से ये लोग स्पिरिट गैदरिंग राम के 9th लेवल पर अटके हुए हैं और ये ब्रेक थ्रू नहीं कर पा रहे, ये अर्थ स्पिरिट राम में नहीं जा पा रहे। मिस जूजान से कहती है ये बहुत सारे फिजिशियंस को अपने आप को चेक करवा चुके हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स इनका इलाज कर चुके हैं लेकिन कोई भी इनकी बीमारी को ठीक नहीं कर पा रहा, इसी वजह से पिछले कई सालों से ये अर्थ स्पिरिट राम में नहीं जा पा रहे। लास्ट टाइम तुमने अपनी वाइफ के लिए मुझसे एक 100 जैंक पिल बनवाई थी, वो पिल बहुत स्पेशल थी, तुमने अपनी वाइफ की बॉडी के अंदर से उस पिल को सप्रेस करने के लिए उस पिल को यूज किया था। तो मुझे लगता है कि अगर हम लोग इस तरह की एक और पिल बनाकर पैट्रियार्च को दे देते हैं, पैट्रियार्च को सिटी लॉर्ड को दे देते हैं, तो हम लोग इनकी बॉडी के अंदर उस इवल जैंकी को सप्रेस कर सकते हैं, इससे सिटी लॉर्ड आसानी के साथ लेवल अप कर पाएंगे। इसी वजह से हम लोग तुम्हें यहाँ पर बुला रहे थे। तुम्हारे जुंजीस की बात सुनने के बाद कहता है नहीं मैं तुम्हें जैंक पिल नहीं दूंगा। साथ ही उसे यहाँ पर इस बात को एक्सप्लेन करता है, वो कहता है हालांकि दोनों की सिचुएशन एक जैसी है, इन दोनों की सिचुएशन एक जैसी बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर फ्रोस्ट की थी, तो जैंक पिल को यूज करते हुए फ्रोस्ट की को सप्रेस किया जा सकता है, लेकिन इनकी बॉडी के अंदर इवल जैंक की है। हम लोग 100 जैंक पिल को यूज करते हुए इसकी बॉडी के अंदर इवल जैंक की को सप्रेस करने की कोशिश करेंगे, इससे इसकी कल्टीवेशन कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगी, ये दोबारा कभी भी जिंदगी में कल्टीवेट नहीं कर पाएगा। तो सिटी लॉर्ड वहाँ पर होना शुरू कर देते हैं, कहते हैं तो इसका मतलब क्या है, क्या मुझे अपनी किस्मत को मान लेना चाहिए कि मैं कभी भी आगे कल्टीवेट नहीं कर पाऊंगा। जुंजी कहता है लेकिन ये कंप्लीटली होपलेस नहीं है, मैं यहाँ पर तुम्हारी हेल्प तो कर ही सकता हूँ। बहुत ज्यादा खुश रहती है और कहते हैं तो बताओ कैसे तुम मेरी हेल्प कर सकते हो। जुंजी कहता है तुम यहाँ पर अर्थ स्पिरिट राम में कदम रख लेते हो, यानी तुम ब्रेक थ्रू कंप्लीट कर लेते हो, तो तुम्हारी वो इंजरी भी हील हो जाएगी और इसके साथ साथ तुम्हारी बॉडी के अंदर जो इवल जैंक है वो भी खत्म हो जाएगी। सिटी लॉर्ड उसकी बात सुनने के बाद कहते हैं तुम्हारा आइडिया काफी ज्यादा अच्छा है, तुम तो वाकई में एक बहुत बड़े जीनियस हो। फिर साथ ही वो चिल्लाकर कहते हैं बकवास बंद करो, कई सालों से मैं यहाँ पर ब्रेक थ्रू तो नहीं कर पा रहा, तुम्हें यही तो बकवास कर रहा हूँ कि मैं ब्रेक थ्रू नहीं कर पा रहा, फिर तुम यहाँ पर मुझे यही मशवरा दे रही हो कि मैं पहले ब्रेक थ्रू करूँ, ब्रेक थ्रू करने के बाद मेरी
एनर्जी अपने आप हील हो जाएगी। लगता है कि मैं कोई बेवकूफ हूं, अगर मैं ब्रेक थ्रू कर पाता तो मैं कब का शाम ब्रेक थ्रू करके अर्थ स्पिरिट रॉम में चला गया होता। फिर साथ ही गुस्से के साथ चिल्लाकर उसे कहते हैं, लड़के मैंने जहां पर अपने सिटी लॉर्ड के स्टेटस को साइड पर रखते हुए तुम्हारे सामने अपना सर झुकाया और इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट के साथ तुम्हारे साथ बात की ताकि तुम मेरी मदद कर सको, लेकिन तुम यहाँ पर सिर्फ मुझे बेवकूफ बना रहे हो और मुझे यहाँ पर उल्टी सीधी बातें बता रहे हो। जूशान उसे खींच रही होती है कि इसके साथ गुस्सा मत करो, जबकि हमारा जुंजी सिटी लॉर्ड से कहता है मेरे पास एक तरीका है जिससे मैं तुम्हें डायरेक्टली स्पिरिट रॉम में ब्रेक थ्रू करवा सकता हूँ तुम्हारी उस इंजरी को इग्नोर करते हुए। मैं जूशान कहती है क्या वाकई में तुम्हारे पास इस तरह कोई तरीका है? तुम्हारा जुंजी कहता है हाँ मेरे पास एक तरीका है, लेकिन इसके लिए मेरी 2 शर्तें हैं, तुम्हें 2 शर्तों को पूरा करना होगा। सिटी लॉर्ड उसे कहते हैं अगर तुम वाकई में ये सब कुछ कर पाती हो, अगर तुम मुझे अर्थ स्पिरिट रॉम में पहुंचा देती हो तो मैं तुम्हारी सारी शर्तों को मानने को तैयार हूँ, लेकिन ये है कि वो दोनों शर्तें मेरी रेंज में होनी चाहिए, यानी कि उन दोनों शर्तों को मैं पूरा कर सकूं तभी मैं उन दोनों शर्तों को पूरा करूंगा। मैं जुंजी उसे कहता तो फिर ठीक है, मैं यहाँ पर तुम्हें अपनी पहली शर्त बताने वाला हूँ। मेरी पहली शर्त ये है कि तुम्हें 9 डीमन कोर्स को लेकर आना पड़ेगा, 9 स्पिरिट बीस्ट के अंदर से, जो ऐसे स्पिरिट बीस्ट जो कि 9th लेवल पर स्पिरिट गैदरिंग रॉम के पास सुनते ही सिटी लॉर्ड भी काफी हैरान हो जाते हैं। वो उसे कहते हैं लेकिन ये कैसे होगा? साथ ही हमारा जुंजी से कहता है इसमें एक और कंडीशन भी है कि तुम्हें ये सब कुछ 1 महीने के अंदर करना होगा, क्योंकि बहुत ही जल्दी 5 ऑफ मार्शल आर्ट कंपटीशन होने वाला है, जो सिलेक्शन कंपटीशन से पहले जहाँ पर वो सारी की सारी डीमन कोर्स चाहिए ताकि मैं अपनी कल्टीवेशन को बढ़ा सकूं। साथ ही उनसे कहता है मैं यहाँ पर इसीलिए आया था क्योंकि मुझे यहाँ से स्पिरिट बीस्ट की कोर्स चाहिए थी, मैं वो कोर्स ही खरीदने के लिए यहाँ पर आया था। मुझे ये बताओ कि क्या तुम ये मेरे लिए कर सकते हो या नहीं? सिटी लॉर्ड उसकी बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा घबरा रही होती है और सोच रही होती है आखिर मैं यहाँ पर से 9 स्पिरिट कोर्स कहाँ से लेकर आऊंगा? ये वाली 9 स्पिरिट कोर्स तो बहुत ज्यादा स्पेशल है, मेरे घर में सिर्फ 2 पड़ी हुई है, अगर मैं अचानक यहाँ पर बाकी की सारी खरीदने की कोशिश करता हूँ तो मुझे बहुत ज्यादा महंगी मिलेंगी, इससे बहुत ज्यादा पैसा खर्च होगा। मिस जूशान उसे कहती है तुम्हें यहाँ पर 9th लेवल के डीमन बीस्ट की कोर्स चाहिए तो मैं तुम्हें ला दूंगी, हमारे लिए कोई भी बड़ा मसला नहीं है कि हम लोग इस मसले को पैसे से हल कर सकते हैं, तो हमारे पास बहुत सारा पैसा है। सिटी लॉर्ड से कहते हैं चलो ठीक है, मुझे ये बताओ कि तुम्हारी दूसरी कंडीशन क्या है? हमारा जुंजी कहता है तो मेरी दूसरी कंडीशन यहाँ पर ये है कि अगर मैं यहाँ पर तुम लोगों की हेल्प करता हूँ और मैं सिटी लॉर्ड को स्पिरिट रॉम में पहुंचा देता हूँ, इनका ब्रेक थ्रू कंप्लीट करवा देता हूँ, तो सिटी लॉर्ड को मेरी ट्रू फैमिली का एक गेस्ट राइडर बनना होगा, गेस्ट राइडर बनकर इन्हें मेरी फैमिली की सपोर्ट करनी होगी और इसे बचाना होगा। मैं यहाँ पर ज्यादा अर्सा के लिए नहीं कह रहा, सिर्फ और सिर्फ 10 साल की ड्यूरेशन के लिए आपको मेरा गेस्ट राइडर बनना होगा। तो सिटी लॉर्ड उसकी बात सुनते ही कहते हैं नहीं, मैं तुम्हारे लिए सेकंड कंडीशन को कंप्लीट नहीं कर सकता, मैं एक बहुत ही डिग्निफाइड सिटी लॉर्ड हूँ, ट्रू फैमिली जैसी एक छोटी सी फैमिली का गेस्ट राइडर बनना ये मेरे लिए बहुत ज्यादा डिसऑनर की बात है, इसी वजह से मैं ये काम नहीं कर सकता, प्लीज मुझे माफ करना। जूशान हमारे जुंजी से कहती है जुंजी तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी रिक्वेस्ट कुछ ज्यादा ही हार्श है? क्या तुम वाकई में चाहते हो कि तुम्हारे गेस्ट राइडर बन जाएं? पॉइजन जैन भी आगे बढ़ते हैं, लोगों से कहते हैं क्या तुम लोगों को वाकई में लगता है कि ट्रू फैमिली का एक गेस्ट राइडर बनना ये बहुत बड़ी डिसऑनर की बात है? अगर मैं यहाँ पर इसको अपना मास्टर मान सकता हूँ, इसका गुलाम बन सकता हूँ, हमारे लिए इसका गेस्ट राइडर बनना तो बहुत बड़ी ऑनर की बात होनी चाहिए। वो सभी लोग उसकी तरफ देखकर बहुत सा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ये तो पॉइजन जैन है, और ये पॉइजन जैन यहाँ पर क्या कर रहा है? साथ ही सिटी लॉर्ड से कहते हैं तुम्हारे चेहरे के ऊपर तो पॉइजन के बहुत सारे निशान थे, वो सारे निशान कहाँ पर चले गए? मुझे ये बताओ कि तुम इस लड़के के साथ यहाँ पर क्या कर रहे हो? लेकिन साथ ही वो देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि हमारे पॉइजन जैन जुंजी को वहाँ पर अपना मास्टर कह रही होती है। वो कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, ये मास्टर कैसे हो सकता है? पॉइजन जैन तो एक एक्सपर्ट है जो कि इस वक्त स्पिरिट गैदरिंग ग्राम के पीक पर है, फिर इसने जुंजी को अपना मास्टर कैसे मान लिया? पॉइजन जैन सिटी लॉर्ड को काफी लंबे अरसे से जानते हैं। वो आगे बढ़ते हैं और उसे कहते हैं तुम्हें पता है कि हम दोनों में एक लंबे अरसे से एक अच्छी दोस्ती है, मैं तुम्हें यहाँ पर एक बहुत अच्छा मशवरा दूंगा। मैं यहाँ पर तुम्हें यही मशवरा दूंगा कि तुम्हें ट्रू फैमिली का गेस्ट राइडर बन जाना चाहिए, जो तुम्हारे लिए बहुत बड़ी ऑनर की बात है, तुम्हारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है। अगर तुम यहाँ पर मेरे मास्टर को फॉलो करोगे तो तुम्हें बता दूंगा तुम अर्थ स्पिरिट रॉम तो क्या, मुझे लगता है कि कुछ ही सालों में तुम ह्यूमन स्पिरिट रॉम में भी पहुंच सकते हो। ये बात सुनते ही सिटी लॉर्ड भी काफी हैरान हो जाती है और सोच रही होती है क्या वाकई में मैं ह्यूमन स्पिरिट रॉम में पहुंच सकता हूँ? मिस जूशान भी सोच रही होती है क्या वाकई में कोई ह्यूमन स्पिरिट रॉम में पहुंच सकता है, वो भी हमारे छोटे से शहर में? हमारा जुंजी कहता है जबकि सिटी लॉर्ड को ये शर्त मंजूर नहीं है तो फिर ठीक है, हमें यहाँ पर तुम लोगों से और कोई भी बात नहीं करनी। यहाँ से कहता है पॉइजन जैन चलो यहाँ से चलते हैं। तब ये लोग यहाँ से जाने लगते हैं तो सिटी लॉर्ड उसकी बात मान जाते हैं और उसके साथ सब कुछ करने को तैयार हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में बाहर का दिखाया जाता है, जुंजी बाहर निकलता है, मिस जूशान उसे कहती है मैं चाहती हूँ कि तुम भी यहीं पर हमारे 100 ट्रेजर पवेलियन में रहो, मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर एक प्राइवेट रूम का बंदोबस्त कर दूंगी, यहाँ पर तुम्हारी सिक्योरिटी को मद्देनजर रखा जाएगा, यहाँ पर कोई भी तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेगा। सिटी लॉर्ड और साथ में पॉइजन जैन उन दोनों को भी उनके प्राइवेट रूम्स दिए जाएंगे, जहाँ पर वो उन सारी स्पिरिट कोर्स को बॉडी में अब्सॉर्ब करके तुम्हारे तरीके के मुताबिक अपने आपको ब्रेक थ्रू करवा सकते हैं। जुंजी से कहता है तो फिर ठीक है, मैं चाहता हूँ कि तुम 2 रूम्स को तैयार करो, एक मेरे लिए और एक पॉइजन जैन के लिए, हम दोनों अपने अपने प्राइवेट रूम में बैठकर कल्टीवेट करेंगे। मिस जैन से कहती है बिल्कुल परेशान ना हो, मैं तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट रूम को बुक करूंगी। जुंजी अपने रूम के अंदर चला जाता है, उसका अपना प्राइवेट रूम होता है, वहाँ पर उसके पास 6 डीमन स्पिरिट कोर्स होती हैं। वो कहता है मेरे पास 6 स्पिरिट कोर्स है, इस वक्त मैं स्पिरिट गैदरिंग ग्राम में भी नहीं हूँ, इसी वजह से अगर मैं यहाँ पर स्पेशल टेक्निक को यूज करता हूँ इन सारी की सारी कोर्स के अंदर इनकी स्पिरिट एनर्जी को अब्सॉर्ब करने की कोशिश करता हूँ तो ये बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है, लेकिन मेरे पास और कोई भी रास्ता नहीं है। सिर्फ 1 महीने के बाद सिलेक्शन कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है, जल्दी से जल्दी अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाना है, तो मुझे ये शॉर्टकट लेना पड़ेगा। हमें मिनी लेसन दिया जाता है स्पिरिट कोर्स के बारे में, बताया जाता है कि जब एक इंसान स्पिरिट गैदरिंग ग्राम में पहुंचता है तो उसकी बॉडी के अंदर स्पिरिट सी अपीयर होता है, वो स्पिरिट सी दूसरे स्पिरिट बीस्ट की बॉडी के अंदर क्रिएट होने वाले स्पिरिट स्टोन के बराबर होता है। जब वो स्पिरिट गैदरिंग ग्राम में पहुंचते हैं तो उनकी बॉडी के अंदर एक स्पिरिट सी बनता है, स्पिरिट सी की बजाय एक स्पिरिट क्रिस्टल बनता है। एक इंसान स्पिरिट कोर की एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर अब्सॉर्ब करता है तो उसके स्पिरिट सी की पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है, वो अपने स्पिरिट सी को एक्सपेंड कर सकता है, जिसकी वजह से उसकी कल्टीवेशन तेजी के साथ बढ़ती है। ये वाली प्रोसेस बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकती है। हायर लेवल का यानी कि स्पिरिट गैदरिंग ग्राम का बंदा तो आसानी के साथ एक स्पिरिट कोर की एनर्जी को बॉडी में अब्सॉर्ब कर सकता है, लेकिन एक बंदा जो कि स्पिरिट गैदरिंग ग्राम में ना हो, जो कि सिर्फ बॉडी टेम्परिंग ग्राम में हो, वो यहाँ पर इस कोर को अब्सॉर्ब करेगा तो उसके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। तो इस वक्त जुंजी जो कुछ भी कर रहा है वो उसके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। अगर वो यहाँ पर इसको स्टेबलाइज नहीं कर पाया, इतनी सारी एनर्जी को अपनी बॉडी में ठीक तरह से रिफाइन नहीं कर पाया तो उसकी बॉडी फट सकती है और वो यहाँ पर इस कंडीशन के दौरान मार भी सकता है। हमारा जुंजी यहाँ पर इस टेक्निक को क्यों अप्लाई कर रहा है और इतना हाई रिस्क यहाँ पर क्यों ले रहा है? क्योंकि उसके पास एक बहुत ही स्पेशल टेक्निक है जिसे 9 स्पिरिट गैदरिंग रिवोल्यूशन टेक्निक कहा जाता है। वो स्पेशल टेक्निक को यूज कर रहा है जिसकी वजह से इतने सारे कोर्स की एनर्जी को एक साथ अपनी बॉडी में रिफाइन कर पाएगा। ये वाली टेक्निक उसकी एक पुरानी जिंदगी में उसका एक दोस्त था जो कि एम्परर में से एक एम्परर था, बहुत ही पावरफुल था, उसने उसको ये वाली स्पेशल टेक्निक सिखाई थी और स्पेशल मार्शल एम्परर का नाम हुन जुआन था और कभी इसका दोस्त हुआ करता था। यहाँ पर इस टेक्निक को यूज करते हुए इसे बार बार सारी की सारी एनर्जी को रिवॉल्व करते हुए एक ही जगह के ऊपर गैदर करना होगा। ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम लोग बड़े से सूरज
सूरज को एक जगह पर कंडेंस करते हुए सूरज को चांद के साइज के बराबर ले आए और उसको जहाँ पर सप्रेस कर दें। इसको कंडेंस करने के बाद इसके आसपास जितनी भी एक्सेस एनर्जी होगी वो सारी की सारी स्पिरिट कोर से बाहर निकल जाएगी। बाकी की सारी एनर्जी इसकी बॉडी में रिफाइन होने से इसका लेवल अप हो जाएगा और इसको ब्रेक थ्रू मिल जाएगा। जुंजी वहाँ पर पूरे 10 दिन गुजारता है। 10 दिन के बाद पूरी की पूरी 6 स्पिरिट कोर्स वहाँ पर अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। वो कहता है फाइनली मैंने यहाँ पर सारी की सारी स्पिरिट कोर्स की एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लिया है। वो कहता है ब्रदर हुनशान तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, पिछली जिंदगी में तुमने मुझे ये वाली स्पेशल टेक्निक दी थी, मैंने तुम्हें उस वक्त इसके बदले में बहुत सारी पिल्स दी थी। लगता है कि उन सारी पिल्स के बदले में आज मेरी कीमत वसूल हो गई। इसी वक्त जुंजी के रूम के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मिस जूजैन अपने मास्टर मेंटर किंशा के साथ वहाँ पर फिर रही होती है। वो कहती है ये क्या जैन हमारे जुंजी के रूम के बाहर क्या कार है, मैंने तो उसके लिए प्राइवेट रूम बुक किया था, इसे तो अपने रूम के अंदर होना चाहिए था। किंशा से कहते हैं मैंने भी उससे पूछा था लेकिन उसने कोई भी जवाब नहीं दिया। मैं तो उसे कहती है मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी जुंजी रूम से बाहर निकलने वाला होगा, इसीलिए वो बाहर खड़ा बैठकर उसका इंतजार कर रहा है। उसी वक्त पॉइजन जैन उठकर खड़ा हो जाता है तो मिस जूजैन कहती है लगता है कि जुंजी बाहर निकलने वाला है, इसी वजह से वो उठकर खड़ा हो गया। चलो हम भी वहाँ पर चलते हैं, चल के देखते हैं कि जुंजी ने वहाँ पर क्या अचीव किया है। सभी लोग भागते हुए वहाँ पर चले जाते हैं। दरवाजा खुलता है, जुंजी बाहर निकलता है। जुंजी बाहर निकलती पॉइजन जैन से कहता है पॉइजन जैन जो तो बिल्कुल भी बुरा नहीं है, तुम तो पहले से अर्थ स्पिरिट में पहुंच चुके हो। पॉइजन जैन से कहता है मैंने आपके मेथड्स को पूरी तरह से फॉलो किया जिस तरह आपने मुझे बताया था और अपनी कल्टीवेशन को सक्सेसफुली अचीव किया है। फिर साथ ही वो हमारे जुंजी के सामने झुक जाता है और उसे कहता है पॉइजन जैन जहाँ पर आपको बहुत थैंक यू बोलता है और मैं साथ ही आपको यहाँ पर इस बात का वादा करता हूँ कि जहाँ पर भी आप जाएंगे मैं वहाँ पर आपको फॉलो करूंगा कि आप मेरे मास्टर हैं। ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से मुमकिन हो पाया। आज के बाद में कभी भी आपकी साइड नहीं छोड़ने वाला। जुंजी से कहता है तुम्हें ये सब कुछ कहने की जरूरत नहीं है, तुमने मुझे बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं किया, लेकिन यहाँ पर मुझे मेरे साथ हर जगह पर जाने की जरूरत नहीं है। मैं चाहता हूँ कि तुम सिर्फ और सिर्फ चूटा उनको प्रोटेक्ट करो, तुम मेरे एक वेनरेबल एल्डर हो। मास्टर जैन से कहते हैं ठीक है मास्टर, मैं अपनी जिंदगी तक जब तक मैं जिंदा हूँ मैं चू फैमिली को प्रोटेक्ट करूंगा और उनको कभी भी नुकसान नहीं पहुंचने दूंगा। मिस जूजैन मेंजर किंशान से कहती है अगर मैं यहाँ पर गलत नहीं हूँ तो मुझे लगता है कि पॉइजन जैन हमारे पूरे के पूरे ज़ीफेंग सिटी के सबसे पहले अर्थ स्पिरिट राम के एक्सपर्ट है, क्योंकि इनसे पहले हमारे पूरे ज़ीफेंग सिटी में कोई भी अर्थ स्पिरिट राम का एक्सपर्ट नहीं है। मास्टर किंशान कहते हैं लगता है कि अब चू फैमिली बहुत ही जल्दी राइज करने वाली है, क्योंकि ज़ीफेंग सिटी में इनसे ज्यादा पावरफुल फैमिली और कोई भी नहीं है। ये उन दोनों की तरफ देखकर कहता है तुम दोनों भी यहीं पर हो। मिस जूजैन से कहता है सिटी लॉर्ड के बारे में क्या, मैंने उन्हें भी वहाँ पर प्राइवेट रूम में ये सारा मेथड बताया था कल्टीवेट करने के लिए। मिस जूजैन कहते हैं मुझे नहीं पता, वो भी अपने क्लोज डोर में प्राइवेट रूम में बैठकर कल्टीवेट कर रहे हैं, हम लोग जाकर उनको भी देखें, क्या पता उन्होंने भी ब्रेक थ्रू कर लिया हो। तो ये सभी लोग जल्दी से वहाँ पर पहुंचते हैं। हमारा जुंजी जैसे उसके रूम के बाहर पहुंचता है, जुंजी वहाँ पर महसूस करता है कि वहाँ पर बहुत सारी इवल चैंक की होती है। पॉइजन जैन से कहता है पॉइजन जैन जल्दी से इस दरवाजे को तोड़ दो। पॉइजन जैन आगे बढ़ता जाकर दरवाजे को तोड़ देता है। वो लोग अंदर देखते हैं और वहाँ पर बैठे कल्टीवेट कर रहे होते हैं, उनकी बॉडी के अंदर से बहुत सी डेविलिश एनर्जी निकल रही होती है। हमारा जुंजी जल्दी से भागता हुआ आगे बढ़ता है। मिस जूजैन कहती है आज यहाँ पर हो क्या रहा है, ऊपर से बहुत सारी इवल चैंक की निकल रही है। तो हमारा जुंजी आगे बढ़कर जाकर सिटी लॉर्ड के मुंह पर थप्पड़ मारना स्टार्ट करता है, कहता है तुम सभी लोग जल्दी से यहाँ से बाहर चले जाओ, यहाँ पर किसी को भी अंदर मत आने देना, क्योंकि ये इस वक्त कल्टीवेशन डेविएशन के मूड में चला गया है। अगर मैंने इसको जल्दी से बाहर नहीं निकाला तो यहाँ पर मारा भी जा सकता है। जुंजी आगे बढ़कर उसके मुंह के ऊपर थप्पड़ मारना स्टार्ट करता है ताकि वो अपनी कल्टीवेशन मूड के अंदर से बाहर निकल आए। साथ ही वो उसको गले से पकड़कर कहता है बेवकूफ कहीं कि मैंने तुम्हें यहाँ पर क्लियरली बताया था कि मेथड्स को यूज करना है जो मैंने तुम्हें बताया, तुम्हें यहाँ पर जल्दी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुमने फिर से यहाँ पर जल्दी कर दी। हमारा जुंजी कहता है मैं क्या करूँ, मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उसी टेक्निक को यूज कर सकता हूँ, उस टेक्निक को यूज किए बिना इसको होश में लाना मुश्किल है। और साथ ही वो अपने हाथों को जोड़ता है, एनर्जी को रिलीज करता है। उसके बाद वो अपने हाथ को आगे की तरफ करते हुए उसके चेस्ट के ऊपर अटैक करता है, जिससे बहुत सारी एनर्जी उसकी बॉडी के अंदर जाती है। सिटी लॉर्ड तो पीछे की तरफ गिरते हैं। हमारा जुंजी भी उसके झटके की वजह से पीछे की तरफ गिर जाता है। पॉइजन जैन से पकड़ते हैं और संभालते हुए कहती है मास्टर क्या आप ठीक है। हमारा जुंजी से कहता हूँ बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मेरे स्पेशल मूव के अटैक की वजह से भी सिटी लॉर्ड को होश में नहीं ला पाया, मुझे यहाँ पर कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अगर सिटी लॉर्ड यहाँ पर मर गया तो इसका सारा इल्जाम तो मेरे पर ही आने वाला है, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। वो जल्दी से आगे बढ़ता है। इस बार वो सिटी लॉर्ड भी जबरदस्त किक मारता है, इसी की वजह से सिटी लॉर्ड वहाँ पर मुंह के अंदर से ब्लड खांसते हैं, पीछे वाली दीवार के सजा कर पटकते हैं। उसके बाद वो गुस्से के साथ जुंजी से कहते हैं लड़के तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, यहाँ पर तुमने मुझे किक मारी, यहाँ पर मेरे प्राइवेट रूम के अंदर आए हो, मेरी कल्टीवेशन को खराब करने के लिए तुमने मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया, तुमने मुझे जख्मी कर दिया है। जुंजी गुस्से के साथ कहता है बेवकूफ कहेंगे, क्या तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि तुम यहाँ पर कल्टीवेशन डेविएशन मोड में चले गए थे? अगर मैं यहाँ पर आकर तुम्हें फोर्सफुली नहीं जगाता, तुम्हें होश में नहीं लाता तो तुम मर चुके होते। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम्हें यहाँ पर इस सब के लिए ज्यादा जल्दी नहीं करनी, जो मेथड मैंने तुम्हें बताया उसी मेथड को फॉलो करते हुए तुम्हें सब कुछ करना होगा, सबको बहुत ही ध्यान के साथ और इत्मीनान के साथ करना होगा। लेकिन तुम फिर से यहाँ पर कंफ्यूज हो गए। सिटी लॉर्ड वहाँ पर बहुत सा घबरा जाते हैं और उसे कहते हैं यंग हीरो मुझे पता है कि मैंने यहाँ पर गलत किया है, तुम्हें पता है कि पिछले कई सालों से मैं एक ही राम के ऊपर अटका हुआ हूँ, ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिली तो मैं बहुत एक्साइटेड हो गया था, इसी वजह से मैंने यहाँ पर गलत कर दिया और तुम्हारी टीचिंग्स को भुला दिया। मुझे लगता है कि मैं बाकी की सारी जिंदगी कभी भी अर्थ स्पिरिट राम में नहीं पहुंच पाऊंगा, अब तुम्हें कभी ब्रेक थ्रू नहीं कर सकता। मास्टर जैन से कहते हैं बेवकूफ तुम तो पहले से अर्थ स्पिरिट राम में पहुंच चुके हो, तुमने ब्रेक थ्रू कंप्लीट कर लिया है। वो उसकी बात सुनने के बाद कहते हैं तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है? साथ ही वो अपनी तरफ देखते हैं और कहते हैं क्या वाकई में अर्थ स्पिरिट राम में ब्रेक थ्रू कंप्लीट कर चुका हूँ? जुंजी आगे बढ़ता है और उसके कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है लगता है कि तुम्हें अभी तक यहाँ पर लगता है कि ये कोई सपना है। वो उसके कंधे से पकड़कर उसे ग्राउंड के ऊपर पटक मारता है, कहता है क्या तुम्हें होश आई? तो सिटी लॉर्ड को होश आने के बाद वहाँ पर बच्चों की तरह उछलना कूदना शुरू कर देते हैं और कहते हैं क्या तो फाइनली हो गया, मैंने ब्रेक थ्रू कंप्लीट कर लिया, मैं इस स्पिरिट गैदरिंग राम से निकलकर अर्थ स्पिरिट राम में चला गया हूँ। फिर साथ ही वो उसे कहता है जिस तरह हम लोगों ने आपस में डील की थी, हमारी डील के मुताबिक मैं अगले 10 साल तक तुम्हारी चू फैमिली का गेस्ट एल्डर बनने को तैयार हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने यहाँ पर ब्रेक थ्रू करने में मेरी बहुत ज्यादा मदद की है। हमारा जुंजी से कहता है हमने जो पहले डील की थी उसे भूल जाओ, मुझे तुम्हारे जैसा एक बेवकूफ गेस्ट एल्डर नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारे जैसा एल्डर नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि तुम मेरी फैमिली की गेस्ट एल्डर बनोगे तो मुझे तुम्हें ज्यादा बार बचाना पड़ेगा, इसकी बजाय कि तुम मेरी फैमिली को बचाओ। सिटी लॉर्ड यहाँ पर अपनी इंसल्ट सुनने के बाद काफी ज्यादा उदास हो जाते हैं। फिर साथ ही वो आगे बढ़ते हैं और पॉइजन जैन से कहते हैं तो पॉइजन जैन तुम्हारा एक एल्डर है तो फिर मैं भी तुम्हारा गेस्ट एल्डर बन सकता हूँ, मैं पॉइजन जैन की मदद ले लूंगा और मैं भी एक समझदार इंसान बन जाऊंगा। किंशान आगे बढ़ते हैं जुंजी से कहते हैं मास्टर जुंजी ये रहे आपके बाकी के स्पिरिट कोर्स जो आपने मुझसे मंगवाए थे, जिसके पास से वो स्पिरिट कोर्स ले लेता और कहता तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। उनके वहाँ से चले जाने के बाद मिस जूजैन मेंजर किंशान से कहती है क्या तुम्हें पता है कि इसने यहाँ पर मेथड को यूज किया जिसकी वजह से ये सिटी लॉर्ड की कल्टीवेशन को बढ़ा पाया है, ताकि वो पिछले कई सालों से एक ही लेवल के ऊपर अटके हुए
हुए थे। मैनेजर किनशान से कहते हैं मिस मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। जूजन वहाँ पर कुछ सोचने के बाद कहती है मुझे ये बताओ कि जल्दी तो सिलेक्शन कंपटीशन होने वाला है वो कितनी देर बाद होने वाला है। वो से कहता है तकरीबन 15 दिन के बाद वो कंपटीशन स्टार्ट होगा। इस जूजन से कहती है मैं चाहती हूँ कि तुम अभी इंपीरियल सिटी के लिए यहाँ से निकल जाओ। तुम सीधे इंपीरियल सिटी जाओ और वहाँ पर जाने के बाद टीचर लिंग जाओ वो से मिलना। उनसे कहना चाहे कुछ भी हो जाए स्काई मैंशन को वही रिप्रेजेंट करे बाकी सिलेक्शन में। हाथी अपने पास एक लेटर निकालती है और उसे कहती है अगर वो तुमसे इसकी वजह पूछे तो उन्हें ये लेटर दे देना वो खुद ही समझ जाएंगे। मैनेजर किनशान से कहता है ठीक है काम हो जाएगा। शुनजी अपने घर में वापस आता है। वापस आने के बाद कहता है ल्यूजियांग में वापस आ गया। उसी वक्त ल्यूजियांग पीछे से आती है और उसकी आंखों पे हाथ रखकर उसकी आंखें बंद कर लेती है और कहती है बताओ मैं कौन हूँ। तो शुनजी से कहता है मैंने तुम्हें पकड़ लिया तुम मेरी ल्यूजियांग हो। ल्यूजियांग से कहती है तुम्हें घर आने में बहुत ज्यादा देर हो गया अगर तुम वापस नहीं आते तो फिर मैं तुम्हें ढूंढने के लिए जाने वाली थी। 10 दिन हो गए तुम वापस नहीं आए थे। शुनजी से कहता है तो मुझे ये बताओ कि पिछले 10 दिन से तुम क्या फील कर रही हो। वो से कहती है हाँ मैं काफी ज्यादा अच्छा महसूस कर रही हूँ। जो मेडिसिन तुमने दी थी वो मेडिसिन काफी ज्यादा अच्छी है मेरी बॉडी के अंदर फ्रोस्ट को वो अच्छे से सुप्रेस कर रही है। फिर साथ ही वो से कहती है शुनजी मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। शुनजी से कहता है हाँ क्या है बताओ मुझे तुम मेरे लिए क्या लेकर आई हो। जब तो दिखाओ कि तुमने मेरे लिए क्या लाया है। तो ल्यूजियांग से कहती है लेकिन पहले तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम उसको देखने के बाद आगे से हंसोगे नहीं मेरा मजाक नहीं उड़ाओगे। वो से कहता है हाँ ठीक है मैं मजाक नहीं उड़ाऊंगा। वो अपने पास एक छोटा सा चाम निकाल के जिसके साथ उसने तो जो छोटी छोटी गुड़िया बनाई होती है एक शुनजी की होती है और एक उसकी होती है। तो कहती है ये शुनजी की और मेरी है। और शुनजी इस गुड़ियों को अपने हाथ में पकड़ता है और उसे कहता है ये तो वाकई में बहुत खूबसूरत है। ल्यूजियांग से कहती है ये तुम्हारा बेस्ट लक चाम है मैं चाहती हूँ कि जब तुम वहाँ पर सिलेक्शन कंपटीशन में जाओ तो तुम इसे अपने पास रखना। और शुनजी इस गुड़िया को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो रहा है। ल्यूजियांग से कहती है तुम्हें क्या हुआ। वो उसे कहता है समझ नहीं आ रही कि तुमने इन गुड़ियों को कैसे बनाया जरा देखो तो सही इसकी चेस्ट कैसी है। इसकी चेस्ट तो बाहर निकली हुई है और तुमने मेरी वाली गुड़िया की चेस्ट भी बाहर निकाली हुई है लेकिन मेरी तो ऐसी है ही नहीं। ल्यूजियांग वहीं पर शर्माना शुरू कर देती है और उसे कहती है तुम किस तरह की बकवास कर रही हो किस तरह की गंदी बातें कर रही हो। ये इसकी चेस्ट नहीं है बल्कि ये इसके हाथ है जो मैंने सामने की तरफ बनाए हुए हैं। जल्दी से मुझे वापस दे दो तुम इसको लेने के लायक नहीं हो तुम एक बेवकूफ हो। और शुनजी से कहता है अच्छा ठीक है तुम्हें गुस्सा होने की जरूरत नहीं है मैं तो बस यहाँ पर तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था। ठीक है ये बहुत ज्यादा प्यारे बने हैं मैं इसे अपने पास ही रख लेता हूँ। कोर्टयार्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा यंग मास्टर चुप बैठा होता है और कल्टीवेट कर रहा होता है। शुनजी वहीं पर बैठे बैठे हुए बताता है कि उसने 9 स्पिरिट गैदरिंग रिवोल्यूशन टेक्निक को कंप्लीट करने के बाद ना सिर्फ स्पिरिट के ऊपर उसका जो कंट्रोल है वो काफी ज्यादा बेहतर हो गया है कि अब वो अच्छे से स्पिरिट एनर्जी को भी ऑब्जर्व कर सकता है। यानी कि हमारे शुनजी का उसकी अपनी मास्टर स्पिरिट के ऊपर बहुत ही अच्छा कंट्रोल है। शुनजी कहता है इस तरह का कंट्रोल स्पिरिट गैदरिंग ग्राम में भी कोई भी अपनी मास्टर स्पिरिट के ऊपर हासिल नहीं कर सकता। और फिर साथ ही शुनजी कहता है आप बस इंतजार करो जब तक मैं स्पिरिट गैदरिंग ग्राम में ब्रेक थ्रू नहीं करता क्योंकि अभी तक इसने ब्रेक थ्रू कंप्लीट नहीं किया। ये बॉडी टेम्परिंग के 9th लेवल पर ही है। तुम्हारा शुनजी अपनी कोर्टयार्ड में ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद वापस अंदर आता है और सभी लोगों को बताता है कि इस बार जो मार्शल आर्ट्स का कंपटीशन है ब्लैक वाटर सिटी में होने वाला है और हम लोग आज यहाँ से निकलने वाले हैं। जाऊ से कहता है तुम लोग पहले क्यों निकलना चाहते हो। शुनजी से कहता है ल्यूजियांग के घोड़े के ऊपर बैठकर सफर नहीं कर सकती इसी वजह से हम लोग वैगन में जाएंगे और हम लोग 5 दिन पहले यहाँ से निकल रहे हैं। 2 दिन तो वहाँ पर जाने में लग जाएगा और 5 दिन पहले वहाँ पर जाकर हमें अपने आप को सेटल होने में भी टाइम लगेगा। ल्यूजियांग से कहती है क्या वाकई में मैं भी तुम्हारे साथ जा रही हूँ। शुनजी से कहता है हाँ क्यों नहीं तुम भी मेरे साथ जाओगी जिस तरह की सिचुएशन है इसी वजह से मुझे लगता है कि तुम्हें मेरे साथ ही रहना चाहिए। उसे कहता है यंग मास्टर लेकिन प्लीज मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता मैं यहाँ पर रहना चाहता हूँ चू फैमिली की देखभाल करना चाहता हूँ। शुनजी उसकी बात सुनने के बाद हैरान होता है कहता है लेकिन क्यों तुम मेरे साथ क्यों नहीं जाना चाहते। तुम्हें पता है कि ये वाला सिलेक्शन कंपटीशन ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होने वाला है। वहाँ पर जाकर तुम्हें बहुत सारे कंपटीशन को देखने का मौका मिलेगा नई नई मार्शल आर्ट्स देखने को मिलेंगी। उसे कहता है हाँ मुझे पता है कि ये अपॉर्चुनिटी काफी ज्यादा अच्छी है लेकिन मैं यहाँ पर चू टाउन की देखभाल करना चाहता हूँ। मुझे तुमने जिम्मेदारी दी थी चू फैमिली की रक्षा करने की चू फैमिली की देखभाल करने की तो मैं यहाँ के सारे मामला निपटाऊंगा। मैं शुनजी से कहता है चलो फिर ठीक है मैं चू टाउन को तुम्हारे पर छोड़ता हूँ तुम इसको बहुत अच्छे से संभालोगे। के बाद बाहर निकलते हैं तो वहाँ पर सिटी लॉर्ड अपने साथ घोड़े लेकर आए होते हैं। सिटी लॉर्ड कहते हैं मैं तुम्हारे साथ एस्कॉर्ट का काम करूंगा मैं तुम्हारे साथ तुम लोगों को लेकर ब्लैक वाटर सिटी तक पहुंचूंगा पूरे रास्ते में तुम्हारे साथ ही रहूंगा। शुनजी से कहता है तुम तो काफी ज्यादा फास्ट हो। तो सिटी लॉर्ड से कहते हैं शैन ने मुझे पहले से बता दिया था कि इस बार की जर्नी हमारी काफी ज्यादा कोल्ड भी होने वाली है और उस इलाके में बर्फ पड़ती है इसी वजह से मैं तुम लोगों के लिए तैयारी करके आया हूँ। अपने पास एक बॉक्स लेकर आए हैं और कहते हैं मैं तुम दोनों के लिए पोशाकें लेकर आया हूँ इनको पहन लो। ल्यूजियांग आगे बढ़ती है और अपनी पोशाक को जल्दी से पहन लेती है और कहती है जरा देखो मेरी कैसी लग रही है। शुनजी मैं क्या ठीक लग रही हूँ। शुनजी भी अपनी पोशाक को पहन लेता है और दोनों काफी ज्यादा खुश होती है। सिटी लॉर्ड कहते हैं तो फिर क्यों ना हम लोग यहाँ से निकले और वो आगे आगे अपने घोड़ा लेकर चलते हैं जबकि बाकी उनकी वैगन पीछे पीछे होती है। साहू और उनकी फैमिली के कुछ मेंबर्स उन्हें वहाँ से बाय बोल रहे होते हैं और ये लोग अपने एस्कॉर्ट को लेकर यहाँ से निकल पड़ते हैं। यहीं से नेक्स्ट सीन हमें उस लड़की का भी दिखाया जाता है यानी कि बिंग ली का दिखाया जाता है जो कि 9th फ्लोर पैलेस की एक एल्डर है। वो शीशे में बैठी किसी से बात कर रही होती है। शीशे के अंदर कोई उससे बात कर रहा होता है शायद उसकी मास्टर है। तो बताती है कि उससे एक लड़की मिली है जिसके पास 9 टर्मिनस पल्स वाली बॉडी है। उसकी मास्टर से कहती है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने मुझे इस तरह की रिपोर्ट दी। फिर साथ ही वो कहती है मैं चाहती हूँ कि तुम इस लड़की को अपने साथ लेकर हमारे पैलेस में वापस आओ चाहे कुछ भी हो जाए चाहे तुम्हें कुछ भी करना पड़े उस लड़की को मेरे पास लेकर आओ। अगर तुम उस लड़की को नहीं ला पाए तो दोबारा मुझे कभी भी अपनी शक्ल मत दिखाना। और इसके साथ ही वहाँ पर शीशे में से काल कट हो जाती है। तो अब बिंग ली के पास एक मिशन है कि उसे हर हाल में ल्यूजियांग को लेकर वहाँ पर जाने जाना है। यही से नेक्स्ट सीन शुई फैमिली का भी दिखाया जाता है। शुई फैमिली वालों को भी इस बारे में पता चल जाता है कि उनका जो जिंगजुन है अपनी चू फैमिली को छोड़कर निकल चुका है अपनी वाइफ ल्यूजियांग को अपने साथ लेकर। लोग ब्लैक वाटर सिटी की तरफ जा रहे हैं जहाँ तक कि सिटी लॉर्ड गू भी उनके साथ है पॉइजन जैन भी उनके साथ है। वो लोग इनको एस्कॉर्ट कर रहे हैं ब्लैक वाटर सिटी तक उनको पहुंचाएंगे। वो लोग यहाँ पर एक दूसरे से कह रहे होते हैं क्यों ना हम लोग रास्ते में इन सभी को मार डालें इससे हमारा काम और भी ज्यादा आसान हो जाएगा और हम लोग शुनजी से निमट लेंगे। तो यहीं पर पैट्रियार्च भी आ जाते हैं और पैट्रियार्च उन लोगों से कहते हैं बेवकूफो क्या तुम्हें लगता है कि सिटी लॉर्ड और साथ में पॉइजन जैन के वहाँ पर होते हुए तुम लोग उनको मार सकते हो। वो दोनों ही अब अर्थ स्पिरिट ड्रॉप के एक्सपर्ट्स बन चुके हैं। तो उनके लोग उसे कहते हैं लेकिन पैट्रियार्च ये वाली अपॉर्चुनिटी काफी ज्यादा अच्छी है अगर हमने ये अपॉर्चुनिटी मिस कर दी तो फिर हमें कब अपॉर्चुनिटी मिलेगी। पैट्रियार्च उनसे कहते हैं 3 दिन पहले हमारी बेटी वहाँ पर पहुंच चुकी है। मैंने उसे वहाँ पर पहले से सेटअप कर दिया हुआ है। वहाँ पर जुनमेंग मार्शल हाउस के मास्टर गू है वो मास्टर गू से पहले से मिल चुकी है। एल्डर गू ने पूरी तरह से वादा किया है कि वो इस बार की कंपटीशन में मेरी बेटी को जिताने में पूरी मदद करेंगे और साथ ही जुनमेंग मार्शल हाउस में उसकी सिलेक्शन भी हो जाएगी। और कियान जुई की कल्टीवेशन के बारे में तो तुम्हें पता ही है कि कियान जुई इस वक्त स्पिरिट गैदरिंग ग्राम के 3rd लेवल तक ब्रेक थ्रू कर चुकी है। इसलिए उस लड़के को हराना काफी ज्यादा आसान है और साथ में एल्डर गू की सपोर्ट हासिल होगी तो वो बड़ी आसानी के साथ उस लड़के को हरा देगी। उसे कहा है कि किसी न किसी तरह से इस कंपटीशन में फाइट के दौरान वो किसी
किसी तरीके से उस लड़के को मार डाले, बाकी सब कुछ एल्डर को वहाँ पर संभाल लेंगे। बाकी सभी भी काफी खुश हो जाते हैं और कहते हैं एल्डर के वहाँ पर होते हुए तो उस लड़की को मारना बहुत आसान हो जाएगा। पैट्रियार्च उन लोगों से कहते हैं तो वहाँ पर जुंजी को मारने का बिजनेस ये तो मेरी बेटी संभाल लेगी, हमें इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। जहाँ पर जिस बात के लिए परेशान होने की जरूरत है वो चू फैमिली है। फकत चू टाउन जो है वो काफी ज्यादा राइज कर रहा है और इस वक्त जुंजी अपने टाउन में भी नहीं है और मोइजन जैन भी यहाँ पर नहीं है उनकी रक्षा करने के लिए, तो हमारे लिए एक परफेक्ट चांस है उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए। पैट्रियार्च अपने लोगों से कहते हैं मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए एक लिस्ट बनाकर लाओ उन सभी फैमिलीज की, वो सारी की सारी फैमिलीज जो कि चू फैमिली के साथ हाथ मिलाए हुए हैं। हम लोग बस यहाँ पर इंतजार करेंगे, जैसे हमारी बेटी कियान वहाँ पर उस कंपटीशन को जीतेगी, जुंजी को क्रिपल कर देगी, उसके बाद हम लोग जल्दी से जाकर इसकी फैमिली के ऊपर अटैक कर देंगे, बाकी सभी लोगों को मार डालेंगे। नेक्स्ट सीन में फिर से सड़क का दिखाया जाता है। तुम्हारा जुंजी अपनी वाइफ के साथ ब्लैक वाटर सिटी की तरफ जा रहा था, जबकि रास्ते में काफी सारे लोग अपने घोड़ों के ऊपर गुजरते हैं। ये सभी लोग ब्लैक वाटर सिटी की तरफ जा रहे हैं। सियांग कहती है यहाँ पर तो काफी सारी हलचल है, ये सभी लोग उसी तरफ जा रहे हैं, लगता है उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो सिटी लॉर्ड से कहता है हाँ ये सभी लोग उसी तरफ जा रहे हैं, क्योंकि ब्लैक वाटर सिटी में इस वक्त जो सिलेक्शन कंपटीशन होने वाली है ये वाली सिलेक्टर कंपटीशन बहुत ज्यादा स्पेशल है, पर यहाँ पर बहुत सारे डिसाइपल्स जाते हैं ताकि वो 5 बड़े हाउसेस में से किसी एक हाउस को ज्वाइन कर सके। इतने ज्यादा लोग वहाँ पर जा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि उतनी ज्यादा ये वाली सिलेक्शन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होने वाली है, इसलिए वहाँ पर कम्पीट करना काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है ना। मुझे पता है इस बार वहाँ पर 2 टेस्ट होने वाले हैं, पहला टेस्ट वहाँ पर तुम्हारी फिजिकल स्ट्रेंथ का होगा और दूसरा टेस्ट वहाँ पर तुम्हारे 1-to-1 कम्बैट का होगा, वहाँ पर तुम्हारे स्किल्स को चेक किया जाएगा। मुझे लगता है कि इस बार फेलियर रेट तकरीबन 80% होगा, यानी कि 80% लोग वहाँ से फेल होकर वापस घर जाएंगे। सियांग कहती है तो वाकई में बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। जैन कहते हैं 5 बड़े मार्शल हाउसेस जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल हैं, सभी के सामने तो इंपीरियल फैमिली वाले भी उनकी पावर को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। इसी वजह से वो लोग जिस टैलेंटेड लड़के को वहाँ पर चूज करेंगे या स्टूडेंट को चूज करेंगे वो सबसे बेस्ट होना चाहिए, वो मिलियंस में से एक और जीनियस होना चाहिए। यहाँ पर सिटी लॉर्ड लिu जियांग को 5 बड़े मार्शल हाउसेस के नाम भी बताते हैं और साथ ही बताते हैं कि उनकी हिस्ट्री क्या है और उनमें सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है। इनमें सबसे ज्यादा जो पावरफुल हाउस है तो ज़ाबू मार्शल हाउस है, जबकि उसके बाद जुनमिंग मार्शल हाउस वाले हैं। लोग साथ ही हमारे जुंजी से पूछते हैं तुम इनमें से कौन से मार्शल हाउस को ज्वाइन करना चाहते हो, तो हमारा जुंजी उन लोगों से कहता है मेरे लिए तो पांचों के पांचों हाउसेस एक जैसे हैं, जो भी मुझे सिलेक्ट कर ले मैं उसी को चूज कर लूंगा। तुम्हारा जुंजी उनकी बातें सुनने के बाद कहता है मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि मैं कौन से मार्शल हाउस को ज्वाइन करने वाला हूँ, मैं जिसको भी ज्वाइन करूंगा, मुझे रहना इंपीरियल सिटी में है। अगर मैं इंपीरियल सिटी में रहता हूँ तो फिर वहाँ पर जो भी वाला हाउस होगा मैं उसको ज्वाइन कर लूंगा। सियांग से कहती है जुंजी तो क्यों क्या तुम एक पावरफुल हाउस में एंटर नहीं होना चाहते, जो सबसे ज्यादा पावरफुल है तुम्हें तो उसमें एंटर होना चाहिए। जुंजी उसे कहता है जब मुझे लगता है कि जब तक मैं इंपीरियल सिटी में रहूंगा वहाँ पर रहकर मैं तुम्हारी बॉडी के अंदर इस कोल्डनेस को कंट्रोल कर सकता हूँ, इसी वजह से मैं इंपीरियल सिटी में रहने वाले किसी मार्शल हाउस को ज्वाइन करूंगा। जुंजी उसे कहता है मुझे लगता है कि जब तुम अपनी बॉडी के अंदर इस रोस्ट को कंट्रोल करना सीख जाओगे तुम्हारी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ेगी, यहाँ तक कि मुझसे भी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो सियांग उसे कहती है मेरी नजर में तो जुंजी से ज्यादा कोई भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तुम सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। तो ये लोग चलते हुए एक घाट के करीब पहुंचते हैं, वहाँ पर एक लेक भी होती है। सभी लोग कहते हैं तो हम लोग थोड़ी देर के लिए यहीं पर रुकते हैं। जिस फेस के साथ हम लोग चल रहे हैं लगता है कि हम लोग शाम तक वहाँ तक पहुंच जाएंगे ब्लैक वाटर सिटी में, इसलिए हम लोग यहीं पर रुककर आराम करते हैं। तो एल्डर कून सभी लोगों से कहते हैं सभी लोग यहीं पर रुक जाओ, यहीं पर बैठकर लंच करेंगे। हमारा जुंजी अपनी लिu जियांग को वैगन से नीचे उतार लाता है और उसे कहता है चलो हम लोग चलते हैं। जैन उसे कहते हैं यंग मास्टर आप कहाँ पर जा रहे हैं, अब चाहे तो वहाँ पर सामने इस लेक के दूसरी तरफ एक घाट है, वहाँ पर अपने लिए रूम बुक करवा सकते हैं। जुंजी से कहता है नहीं उसकी जरूरत नहीं है, मैं और लिu जियांग हम लोग थोड़ी देर के लिए घूमने के लिए जा रहे हैं, और उसका हाथ पकड़ता है उसे लेकर साइड के पर चला जाता है। लिu जियांग भी शर्माना शुरू कर देती है और उसे पूछ लेती है कि हम लोग कहाँ पर जा रहे हैं। सिटी लॉर्ड और पॉइजन जैन दोनों वहाँ पर खड़े बहुत जेलस हो रहे होते हैं और कहते हैं काश हम लोग भी यंग होते और इनकी तनाव अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हाथ में डाल डालकर यहाँ पर जा रहे होते। जुंजी लिu जियांग का हाथ पकड़ता है और उसे अपने साथ लेकर लेक के पास चला जाता है। वो दोनों वहाँ पर लेक के किनारे बैठ जाते हैं, वहाँ पर बैठकर व्यू को चेक कर रहे होते हैं। वहाँ पर उन्हें बहुत ही अच्छा व्यू दिखाई दे रहा था। दोनों वहाँ पर आराम से खड़े होते हैं कि उसी वक्त वहाँ पर बिंगली आ जाती है। बिंगली वहाँ पर आती है दोनों से कहती है लगता है कि तुम दोनों यहाँ पर सीनरी को एंजॉय कर रहे हो, तुम दोनों तो काफी ज्यादा अच्छे मूड में लग रहे हो। तो जुंजी से कहता है एल्डर बिंगली तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हारा यहाँ पर आने का क्या मकसद है। तो बिंगली उसे कहती है तुम तो बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं हो, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि तुम्हारे पास कुछ ऐसे तरीके हैं जिससे तुमने इसकी बॉडी के अंदर फ्रोस्ट की को थोड़ी देर के लिए सप्रेस कर दिया है। बस तरीके हैं इसको बचाने के, लेकिन अफसोस तुम इसको ज्यादा देर तक बचा नहीं पाओगे। उसे कहता है ये सबसे तुम्हारा कोई भी ताल्लुक नहीं है। एल्डर बिंगली उसे कहती है हाँ मैं मानती हूँ कि मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा अंडर एस्टिमेट किया था, मैं तुम्हें एक बात बता दूं आज तुम्हारी इस वाइफ को मेरे साथ जाना ही होगा, मैं इसे लेने के लिए आई हूँ। तुम्हारा जुंजी जल्दी से अपनी तलवार निकाल लेता और कहता है लिu जियांग के करीब मत आना, और लिu जियांग को पीछे हटा देता है, जबकि बिंगली वहाँ पर अपनी पावर्स को रिलीज करती है और कहती है इस लड़के की बॉडी बहुत ज्यादा स्पेशल है, 9 टर्मिनस फर्स्ट वाली बॉडी हमारे 9 फ्लोर्स पैलेस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, इसी वजह से आज मैं इसे लेकर ही जाऊंगी चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे तुम्हारी जान क्यों ना लेनी पड़े। जुंजी अपनी तलवार को घुमाते हुए उसके ऊपर अटैक करता है, जबकि एल्डर वहाँ पर अपनी पावर्स को रिलीज करती है, क्योंकि वो एक ह्यूमन लेवल की एक्सपर्ट है, इसी वजह से उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। वो अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए जुंजी के ऊपर अटैक करती है। वो उनके ऊपर अटैक करती है, उसी वक्त पॉइजन जैन और उसके साथ सिटी लॉर्ड भागते वहाँ पर आते हैं और अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए उसके ऊपर अटैक करते हैं और कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसी है हमारे यंग मास्टर के ऊपर अटैक करने की। वो दोनों से सिर्फ एक ही अटैक करते हैं। एल्डर बिंगली वहाँ पर अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए उनके ऊपर अटैक करती है और दोनों को वहाँ पर बर्फ में जमा देती है। वो लोग कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो एक ह्यूमन लेवल की एक्सपर्ट है, दोनों तो इसके सामने कुछ भी नहीं है। फिर उन दोनों के ऊपर अटैक करने के बाद लिu जियांग से कहती है मुझे यहाँ पर आज कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि मेरी स्ट्रेंथ इन सभी से ज्यादा है, तो चुपचाप मेरे साथ चलो। लिu जियांग से कहती है तुमने यहाँ पर मेरे जुंजी को नुकसान पहुंचाया है, मैं तुम्हारे साथ कभी भी नहीं जाऊंगी, तुम बहुत ही बुरी हो। वो आगे बढ़ती है उसका हाथ पकड़ती है और कहती है बकवास बंद करो, चुपचाप मेरे साथ चलो। उसने वहाँ पर जुंजी को भी बर्फ में कवर किया होता है। जुंजी अपने ऊपर से बर्फ को तोड़ देता है और उसे कहता है तुम्हें यहाँ पर मैं इसको ले जाने नहीं दे सकता। तो बिंगली भी हैरान होती है कि इसने मेरी बर्फ को कैसे तोड़ दिया। जुंजी फिर से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगा। इस बार वो अपनी जबरदस्त पावर्स को रिलीज करता है। तो पावर्स को रिलीज करते हुए उसे कहता है तुम इसे यहाँ से लेकर नहीं जा सकती, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। और अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए अपनी तलवार के साथ इलेक्ट्रिसिटी को यूज कर रहा होता है। एल्डर बिंगली के ऊपर अटैक करता है, वो उसके ऊपर अटैक करता है, जबकि बिंगली क्योंकि ह्यूमन नाम की एक्सपर्ट है, इसकी वजह से वो बड़ी आसानी के साथ अटैक को अवॉइड कर लेती है। फिर साथ ही वो अपनी फ्रोस्ट आइस के साथ उसके ऊपर अटैक करती है। हमारा जुंजी उड़ता हुआ पीछे जाकर गिरता है, उसके मुंह से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है, वो काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है। लिu जियांग भागती हुई उसके पास जाती है और कहती है जुंजी क्या तुम ठीक हो। एल्डर बिंगली फिर से उसका बाजू पकड़ लेती है और उसे कहती है ये तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा बेहतर रहेगा अगर तुम मेरी बात मानो, वरना मैं इस लड़के को मार डालूंगी, चुपचाप मेरे साथ चलो। लिu जियांग उसके हाथ को झटक देती है और कहती है अपनी बकवास बंद करो, तुम यहाँ पर मेरे जुंजी के ऊपर बार-बार अटैक कर रही हो, तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ जाऊं, मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं जाने वाली, मैं नहीं जाऊंगी। एक बात को याद रखना कि तुम्हारा 9 फ्लोर्स पैलेस मेरे हाथों से नहीं बचेगा, एक ना एक दिन मैं तुम लोगों से इस
बात का बदला लूंगा। फिर वो भागती हुई हमारे जुंजी के पास चली जाती है और जुंजी के पास जाकर बैठ जाती है और उसे कहती है जुंजी क्या तुम ठीक हो? जुंजी उसे कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। तो बिंगली आगे बढ़ती है और उसे कहती है ल्यू जियांग क्या तुम अंधी हो? क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? तुम्हें दिखाई दे रहा है कि इस बेचारे की क्या हालत है? ये मेरे साथ फाइट नहीं कर सकता, ना ये लड़का तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकता है। जुंजी गुस्सा आ जाता है और ल्यू जियांग को पीछे हटाते हुए कहता है अपनी बकवास बंद करो, तुम्हें क्या लगता है कि मैं इसको प्रोटेक्ट नहीं कर सकता? वो फिर से अपनी तलवार लेकर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और कहती है मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, तुम इसे लेकर नहीं जा सकती। बिंगली इसे कहती है मेरा टाइम वेस्ट मत करो, तुम्हें भी पता है कि तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकती। वो वहां पर फिर से अपनी आइस क्रिस्टल्स बनाती है और उन सारे आइस क्रिस्टल्स के साथ जुंजी के ऊपर अटैक करती है। माना जुंजी उन सारे के सारे अटैक्स को अवॉइड करते हुए उसके करीब पहुंच जाता है, अपनी तलवार अपनी गर्दन के करीब लाता है। बिंगली उसे कहती है हाँ ये बात तो ठीक है कि तुम्हारे पास स्किल्स है, तुमने मेरे अटैक्स को अवॉइड कर लिया, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए तुम यहाँ पर हारने वाले हो। और साथ ही वो अपनी मास्टर स्पिरिट को रिलीज करती है जो कि एक 5th ग्रेड की गार्डियन मास्टर स्पिरिट होगी जिसका नाम फ्रोस्ट आउल होता है। इसको रिलीज कर दिया, तुम्हारे जुंजी की तलवार से करीब पहुंचकर वहीं पर रुक जाती है। उसे कहती है चाहे तुम्हारी तलवार कितनी पावरफुल क्यों ना हो, तुम मेरी मास्टर स्पिरिट फ्रोस्ट आउल के इस प्रोटेक्टिव बैरियर को नहीं तोड़ सकते। बिंगली अपने फ्रोस्ट आउल के पंख के साथ उसके ऊपर अटैक करती है जिससे हमारा जुंजी उड़ता हुआ पीछे जाकर गिरता, फिर से उसके मुंह से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। बिंगली उसे कहती है तुम्हें लगता है कि तुम इसकी रक्षा कर सकते हो पर तुम नहीं कर सकते, तुम कभी स्पिरिट गैदरिंग ग्राउंड में भी नहीं पहुंचे, तुम कभी बॉडी डैम्पिंग के 9th लेवल पर हो, तुम यहाँ पर मेरे सामने रेजिस्ट कर रहे हो। पहले तो मैं इसे यहाँ से सिर्फ लेकर जाना चाहती थी, तुम यहाँ पर जिस तरह रेजिस्ट कर रहे हो मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें मारना ही पड़ेगा। तो ल्यू जियांग भी वहीं पर रोना शुरू कर देती है और कहती है अगर इसी तरह चलता रहा ये एल्डर बिंगली ये तो मेरे जुंजी को मार डालेगी, ये इसको मारकर मुझे यहाँ से ले जाएगी, तो मुझे इसे बचाने के लिए कुछ करना होगा। बिंगली आगे बढ़ती है और जुंजी से कहती है तुम्हारी तलवार की हिट काफी ज्यादा डेंजरस थी, तुम्हारी तलवार की हिट मुझे लग जाती तो मुझे लगता है कि मैं भी सर्वाइव नहीं कर पाती, हालांकि मैं ह्यूमन स्पिरिट राम की एक एक्सपर्ट हूँ, इसलिए मुझे लगता है कि कल को तुम हमारे लिए खतरा बन सकते हो, तो तुम्हें यहीं पर मार देना चाहिए ताकि तुम फ्यूचर में हमारे लिए खतरा ना बनो। अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए उसे मारने लगती है जबकि हमारा जुंजी आगे से हल्का सा मुस्कुराना शुरू कर देता है। लेकिन बिंगली आगे से बहुत ज्यादा हैरान होती है कि इसे क्या हुआ। जुंजी वहीं पर खड़े खड़े फिर से अपनी तलवार को घुमाते हुए उसके ऊपर अटैक कर देता है। बिंगली सोच रही होती है ऐसे कैसे हो सकता है, इसने मेरे फ्रोस्टोरा को यहाँ पर फेस कर लिया, इसने सारे फ्रोस्टोरा के अंदर भी ये जिंदा है, लेकिन इसके पास यहाँ पर खड़े होने की भी स्ट्रेंथ नहीं थी, फिर ये यहाँ पर ऐसे कैसे खड़े हो सकता है, दोबारा मेरे पर कैसे अटैक कर सकता है। बिंगली उसे कहती है मुझे लगता है कि तुम वाकई में मरना चाहते हो। जुंजी उसे कहता है चाहे कुछ भी हो जाए मैं ल्यू जियांग को तुम्हारे साथ जाने नहीं दे सकता, ये तुम्हारे साथ कहीं पर भी नहीं जाएगी। बिंगली आगे बढ़ती है और उसे कहती है तो फिर ठीक है, तो फिर तुम्हें मरना ही होगा ताकि मैं उसको अपने साथ लेकर जाऊं और मुझे कोई भी यहाँ पर रोक ना सके। और वो आगे बढ़ती है और अपने आउल के साथ उसको पकड़ लेती है और उसको मारने लगती है। इसने अपने आउल की मुट्ठी में जुंजी को पकड़ा होता है, उसी के साथ पीछे से आवाज आती है कि रुक जाओ। चिल्लाकर उसे कहती है रुक जाओ। ल्यू जियांग वहां पर चिल्लाकर उसे कहती है और साथ साथ बहुत रो भी रही होती है। वो उसे कहती है इसे छोड़ दो, अगर तुम इसे छोड़ देते हो फिर मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ, प्लीज रुक जाओ, इसे मत मारना। बिंगली उसे कहती है क्या तुम वाकई मेरे साथ जाने को तैयार हो? ल्यू जियांग उसे कहती है हाँ अगर तुम इसको छोड़ दो, अगर तुम इसको नहीं मारती तो फिर मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, तुम जुंजी को छोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ 9th फ्रोस्ट पैलेस तो क्या कहीं पर भी चलने को तैयार हूँ। बिंगली उसे कहती है लेकिन अब तो काफी ज्यादा देर हो चुकी है, मेरे फ्रोस्ट राउल ने उसकी हड्डियां तोड़ दी है, मुझे नहीं लगता कि वो बच पाएगा, लेकिन अब तुम्हें मेरे साथ चलना ही पड़ेगा। और वो उसको छोड़ देती है जिससे जुंजी वहीं पर नीचे गिर जाता है। हमारी ल्यू जियांग भागती हुई जल्दी से जुंजी के पास जाती है और उसे कहती है जुंजी जल्दी से उठो, तुम्हें क्या हुआ, चलो जल्दी से उठो, लेकिन वो उठ नहीं रहा होता। तो वहीं पर जोर जोर से रोना शुरू कर देती है और उसे कहती है जुंजी प्लीज उठो और मेरे साथ रहो, तुम ऐसे जा नहीं सकते। बिंगली उसे कहती है तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ बेहोश हो गया है, ये बहुत ही जल्दी दोबारा ठीक हो जाएगा। साथ ही वो अपने पास से एलिक्सर निकालती है और उसे कहती है ये वाला एलिक्सर इसको रिकवर करने में मदद देगा, लेकिन ये इसको पी नहीं सकता क्योंकि ये बेहोश है। ल्यू जियांग उस मेडिसिन एलिक्सर को अपने मुंह में भर लेती है और उसके बाद मुंह को जुंजी के मुंह के साथ जोड़कर उस एलिक्सर को उसके मुंह में डाल देती है ताकि वो उसको आसानी से पी सके। ये देखकर तो बिंगली भी वहां पर शर्माना शुरू कर देती है और साथ ही उसे कहती है चलो जल्दी करो, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, कि जागने के लिए हमारे लिए टाइम नहीं, हम लोगों को जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। तो ल्यू जियांग उसे कहती है मुझे अपनी जुंजी के साथ थोड़ा सा टाइम गुजारने दो, वैसे भी मैं तुम्हारे साथ चलने वाली हूँ। के बाद वो जुंजी से कहती है जुंजी ये सारी की सारी मेरी गलती है, मेरी बॉडी इस तरह की नहीं होती, मेरा ब्लड इस तरह का नहीं होता, तो फिर तुम्हारे साथ कभी भी ये नहीं होता, मैं तुम्हारे साथ रहती तो मेरी जगह के ऊपर मेरी बहन शुई के साथ शादी की होती तो आज तुम बिल्कुल ठीक होते, तुम्हें ये सब कुछ फेस नहीं करना पड़ता। सारी की सारी मेरी गलती है। फिर साथ ही वहाँ पर उसे अपने गले से लगाकर रोना शुरू कर देती है और कहती है मैं तुम्हारी वाइफ होने के लायक नहीं हूँ, वजह से अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, मैं यहाँ से जा रही हूँ ताकि तुम एक अच्छी जिंदगी गुजार सको। जुंजी भी अपनी आंखें खोलता है और उससे कहता है ल्यू जियांग तुम किस तरह की बातें कर रही हो? आंखें खोलते ही कहता है बिंगली कहाँ पर है, वो क्या वहाँ से चली गई, क्या हम लोगों ने ऐसे यहाँ से हरा दिया, मैं उसे तुम्हें अपने साथ लेकर जाने नहीं दे सकता। ल्यू जियांग उसे कहती है जुंजी तुम्हें मेरे लिए और ज्यादा फाइट करने की जरूरत नहीं है। वहीं पर जुंजी की नजर बिंगली के ऊपर पड़ती है और साथ ही वो बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है तुम क्या कह रही हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम अपनी मर्जी के साथ उसके साथ जाने को तैयार हो? रोना शुरू कर देती है और उसे कहती है हाँ मैं उसके साथ जा रही हूँ ताकि तुम्हें बचाया जा सके, वो तुम्हें मार डालेगी, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। जुंजी उसे कहता है लेकिन अगर तुम उसके साथ जाओगी तो फिर हम लोगों ने यहाँ पर जो भी मेहनत की, जो भी उसके साथ फाइट की, वो सारे का सारा जाया हो जाएगा। ल्यू जियांग उसे कहती है मुझे ये बात अच्छी तरह से पता है कि तुम मेरे लिए कुछ भी करोगे, तुम मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान भी दे सकते हो, मैं जहाँ पर कुछ भी ना करूँ ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तुम्हें मरता हुआ तो नहीं देख सकती, फिलहाल के लिए मुझे इसके साथ जाना पड़ेगा, इस बार मुझे तुम्हारे लिए सैक्रिफाइस देना पड़ेगा ताकि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकूं, इस बार मुझे तुम्हें प्रोटेक्ट करने दो। जुंजी रोना शुरू कर देता है और उसे कहता है नहीं तुम यहाँ से नहीं जा सकती, तुम पहले भी एक बार मुझे छोड़कर जा चुकी हो, तुम दोबारा यहाँ से नहीं जा सकती। अभी वो सोच रहा होता है मेरे यहाँ पर इतने स्ट्रॉन्ग होने का क्या फायदा, अगर मैं अपनी उस लड़की को जिससे मैं प्यार करता हूँ मैं उसको बचा भी नहीं सकता, जिंदगी में दूसरा चांस मिला है लेकिन मैं दूसरी बार भी इसको नहीं बचा पा रहा। ल्यू जियांग उसे कहती है जुंजी मेरी बात को सुनो, तुम एक इकलौते इंसान हो जिससे मैं प्यार करती हूँ, इस दुनिया में कोई भी मर्द ऐसा नहीं होगा जिससे मैं प्यार करूंगी, सिर्फ और सिर्फ तुम ही मेरे दिल में रहोगे। हालांकि हम लोग यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर होने वाले हैं लेकिन फिर भी तुम हमेशा मेरे दिल में रहोगे, फिर हम लोग एक दूसरे को देख भी नहीं सकते तभी हम लोग एक दूसरे को महसूस करेंगे, मेरा दिल हमेशा के लिए तुम्हारा ही रहेगा। उसे कहती है ल्यू जियांग चलो बस करो, अब बहुत हुआ, चलो टाइम हो चुका है। ल्यू जियांग उसे कहती है जुंजी अब मुझे जाना होगा, जबकि हमारा जुंजी से कह रहा था यहाँ से मत जाओ, प्लीज मत जाओ, मेरे साथ रहो। वो उसका हाथ पकड़े होता है जबकि ल्यू जियांग ने एक साइड से उसका हाथ पकड़ा होता है और उन दोनों के हाथ में वो वाला लकी चार्म होता है जो कि उसने 2 गुड़ियां बनाई थी। एल्डर बिंगली अपने फर्स्ट रोल को निकालती है, अपनी मास्टर स्पिरिट के ऊपर बैठ जाती है और दूसरी साइड पर उसने उसका हाथ पकड़ा होता है। ल्यू जियांग ने उसका एक हाथ पकड़ा होता है। ल्यू जियांग वहीं पर रो रही होती है और उसे कहती है जुंजी प्लीज मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे साथ रह नहीं सकी। इसी को लोगना स्टार्ट करता है तो उन दोनों के हाथ एक दूसरे के हाथ से छूट जाते हैं। क्योंकि 2 गुड़ियां बनाई थी तो ल्यू जियांग वाली जो गुड़िया होती है हमारे जुंजी के पास रह जाती है और जो जुंजी वाली गुड़िया होती है वो ल्यू जियांग अपने साथ ले जाती है। हमारा जुंजी चिल्लाकर उसे कहता है ल्यू जियांग इस बात को याद रखना, मैं तुम्हारे लिए 9th फ्रोस्ट पैलेस में जरूर आऊंगा और उसके बाद मैं तुम्हें वहां से वापस लेकर आऊंगा, मैं तुम्हें मेरा इंतजार करना
करना होगा। तो ल्यूजियांग उसे कहती है हाँ मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, तुम मेरे पास आओगे मुझे बचाने के लिए, मैं तब तक तुम्हारा इंतजार करूंगी। फिर साथ ही वो आउल वहाँ से उड़ता हुआ काफी दूर निकल जाता है और हमारा जुंजी वहीं पर बैठा होता है, काफी ज्यादा गुस्सा भी हो जाता है। वो कहता है 9 फ्रोस्ट पैलेस देखना, एक दिन मैं पूरे के पूरे 9 फ्रोस्ट पैलेस को बर्बाद कर दूंगा और उसके बाद अपनी ल्यूजियांग को वहाँ से वापस लेकर आऊंगा, क्योंकि उन्हें इसका बदला चुकाना पड़ेगा। तो नेक्स्ट सीन में ये सभी लोग ब्लैक वाटर सिटी में पहुंच जाते हैं। ब्लैक वाटर सिटी में तो बहुत ज्यादा चहल पहल होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर जमा होते हैं। कुछ तो यहाँ पर कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए आए, कुछ यहाँ पर कंपटीशन देखने के लिए आए, कुछ लोग यहाँ पर अपनी दुकानें लगाने के लिए आए हैं। जुंजी ने भी यहाँ पर एक होटल रूम बुक करवाया था। वो अपने होटल रूम में खड़ा था, अपने हाथ में ल्यूजियांग की गुड़िया को लेकर वो सोच रहा होता है वाला गुड लक चार्म मेरी ल्यूजियांग ने मेरे लिए बनाया था। उसने ये बनाया था ताकि मैं इस मार्शल हाउसेस को कंपटीशन को पास कर सकूं। ताकि उसे वहाँ पर ल्यूजियांग का रोता हुआ चेहरा दिखाई देता है। वो फिर से वहाँ पर उदास हो जाता है, साथ ही गुस्सा भी हो जाता है और कहता है हालांकि मेरे पास अपनी पिछली लाइफ की सारी मेमोरीज है और मुझे पता है कि पिछली बार मैं एक सुप्रीम बीइंग था, यानी कि मैं सबसे ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर था, लेकिन मैं उस पावर का एक छोटा सा हिस्सा भी यहाँ पर यूज नहीं कर पा रहा। अगर मैं उसका 1% पावर भी यहाँ पर यूज कर पाता तो मैं अपनी ल्यूजियांग को बड़ी आसानी से बचा सकता था। किसी ऐसे इंसान से यहाँ पर हार गया जो कि ह्यूमन स्पिरिट राम का एक एक्सपर्ट था, जबकि मेरे सामने पिछली लाइफ में ह्यूमन स्पिरिट राम के एक्सपर्ट मेरे सामने अपने घुटने टेका करते थे। लगता है कि मेरे प्लान को चेंज करने का वक्त आ चुका है। तो पॉइजन जैन की आवाज आती है। पॉइजन जैन वाले जुंजी से कहते हैं मिस किन जूजैन यहाँ पर आपसे मिलना चाहती है। कहता है ठीक है उसे अंदर भेज दो। तो मिस जूजैन अंदर आती है और उसे कहती है मैंने सिटी लॉर्ड से सारी बात सुनी, मुझे पता चला कि रास्ते में तुम्हारे पर अटैक हुआ था, क्या तुम ठीक हो? मुझे ये बताओ क्या तुम ठीक हो? तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी? जुंजी उसे कहता है हाँ बिल्कुल ठीक हो। जूजैन उसे कहती है तुम्हारे चेहरे की तरफ देखकर लगता तो नहीं तुम बिल्कुल ठीक हो। तो मिस जूजैन उसे कहती है मुझे ये बताओ कि तुम्हारी वाइफ को कौन ले गया, किसने तुम्हारे पर अटैक किया था? क्या वो शुई फैमिली वाले थे? तुम्हारा जुंजी उसे कहता है नहीं वो शुई फैमिली वाले नहीं बल्कि वो 9 फ्रोस्ट पैलेस वाले थे। सुनते हुए पहुंचता हैरान हो जाती है और कहती है ऐसा कैसे हो सकता है? 9 फ्रोस्ट पैलेस वाले तो फ्रोस्ट पैलेस तो विर्जिन्स का पैलेस है, यानी कि वहाँ पर सारी की सारी लड़कियां हैं। वो सभी लड़कियां सिर्फ और सिर्फ कल्टीवेशन के ऊपर ध्यान रखती हैं, लेकिन वो तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, कोई भी उनको प्रोवोक करने की हिम्मत नहीं करता। वो जुंजी से कहती है लेकिन 9 फ्रोस्ट पैलेस वाले तुम्हारी ल्यूजियांग को अपने साथ क्यों ले गए? मैं जुंजी से कहता है मैं तुम्हें डिटेल्स नहीं बता सकता, इसलिए दोबारा मुझसे इस बारे में मत पूछना। साथ ही वो कहता है मैं चाहता हूँ कि इन्फॉर्मेशन किसी को पता न चले और किसी को भी इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए कि मेरी वाइफ को 9 फ्रोस्ट पैलेस वाले ले गए हैं। जुंजी अपने पास से एक नोट निकालता है, उसे कहता है ये 100 जैंक बिल बनाने का फार्मूला है और साथ में मैं तुम्हें स्पिरिट लिक्विड भी दे रहा हूँ, दोनों चीजें अब तुम्हारी हुई। मिस जूलियन से कहती है लेकिन तुम ये दोनों चीजें मुझे क्यों दे रहे हो? ये कहता है क्योंकि लास्ट टाइम तुमने मेरी बहुत ज्यादा मदद की थी, इसी वजह से आप उसके इनाम के तौर पर मैं जो तुम्हें दे रहा हूँ। जूलियन से कहती है अच्छा ठीक है। जुंजी से कहता है इसको अपने पास रखो क्योंकि मैं किसी का भी एहसान अपने पर नहीं रखना चाहता, इसलिए मैं तुम्हें दे रहा है। और साथ ही से पूछता है मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हें मेरे साथ कुछ और बात भी करनी है? जूलियन से कहती है हाँ मुझे तुम्हारे साथ कुछ और बात भी करनी है। जूलियन से कहती है मैं यहाँ पर तुम्हें अपने मास्टर के साथ इंट्रोड्यूस करवाना चाहती हूँ, मुझे माफ करना मैं तुमसे पहले इस बारे में नहीं पूछा। जुंजी से कहता है तुम्हारा मास्टर कौन है? वो से कहती है मेरे मास्टर का नाम जैंग जैन है। मास्टर जैंग बहुत ज्यादा स्पेशल है, 28 साल की उम्र में वो सबसे बेस्ट एल्केमिस्ट बन चुके थे, उन्हें 5 पोल का सबसे बेस्ट एल्केमिस्ट कहा जाता है, हालांकि उन्हें एल्केमी का रेयर जीनियस भी कहा जाता है। मिस जूलियन हमारे जुंजी को बताती है कि उसके मास्टर जैंग इस बार लिंग्साओ मार्शल एकेडमी को रिप्रेजेंट करने वाले हैं, वो इस मार्शल हाउस को रिप्रेजेंट करेंगे, वो भी यहाँ पर आने वाले हैं। मैं तुम्हारे साथ काफी अर्से से मैंने तुम्हें काफी अच्छे से देखा है, तुम्हें उसके बारे में काफी अच्छी नॉलेज है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं तुम मेरे मास्टर से मिलो, मैं तुम्हें उनके साथ इंट्रोड्यूस करवाना चाहती हूँ। अगर मेरे मास्टर की अप्रूवल तुम्हें मिल गई तो तुम बड़ी आसानी के साथ लिंग्साओ मार्शल हाउस को ज्वाइन कर लोगे। हमारा जुंजी उसके हाथ को झटकता है और उसे कहता है बस करो, तुम अपने मास्टर की कुछ ज्यादा तारीफें कर रहे हो, मुझे पता है कि वो वाकई में एक अच्छा एल्केमिस्ट है, कोई लीडिंग फोर्स है ल्यूजियन डायनेस्टी के पीछे। साथ ही वो कहता है लेकिन अगर तुम्हारे मास्टर को मैं पसंद नहीं आया तो फिर क्या होगा? जूलियन से कहती है अब ऐसा भी मत करो, तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। नहीं है कि वो तुम्हें यहाँ पर बिना सिलेक्शन प्रोसेस के ही तुम्हें यहाँ पर पसंद कर लेंगे, तुम्हें पहले वहाँ पर कंपटीशन में कम्पीट करना होगा, उसके बाद ही वो तुम्हारे सामने ऑफर रखेंगे। तो बस तुम दोनों को यहाँ पर पहले मिलाना चाहती हूँ। जूलियन से कहता है काफी देर हो चुकी है, मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। जूलियन तो मास्टर को अपने साथ लेकर आई होती है और उसके मास्टर बाहर खड़े इंतजार कर रही होती है। वो दरवाजा खोलते हैं और जल्दी से अंदर आ जाते हैं और कहते हैं क्या बकवास हो रही है, तुम यहाँ पर मुझे बाहर ठंड में खड़ा करके अंदर आ गई और ऊपर से इस लड़के की बातें तो सुनो, मैंने इसकी सारी बातें सुन ली है, यहाँ पर किस तरह रूटनेस से तुम्हारे साथ बात कर रहा है, मुझे लगा था कि तुम यहाँ पर किसी अच्छे लड़के के साथ मुझे मिलाना चाहती हो, मुझसे इंतजार नहीं और मैं अंदर ही आ गया। मास्टर जैंग अंदर आते ही सीधे आकर टेबल के ऊपर खड़े हो जाते हैं और हमारे जुंजी से कहते हैं छोटे लड़के वाकई में कुछ ज्यादा ही बदमाश हो, तुम तो यहाँ पर इतनी एरोगेंटली बात कर रहे हो, मेरी स्टूडेंट के साथ इतनी बदतमीजी के साथ क्यों बात कर रहे हो? जूलियन भी उसकी हरकत की वजह से काफी घबरा जाती है और अपने मास्टर जैंग से कहती है मास्टर जैंग प्लीज ऐसा मत करें, मुझे यहाँ पर सबको सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। तो मास्टर जैंग से कहते हैं क्या वाकई मुझे सीरियस लेने की जरूरत नहीं है? जुंजी कहता है मैंने यहाँ पर कोई मजाक नहीं किया, जो भी कहा वो बिल्कुल सच कहा। मास्टर जैंग से फिर से कहते हैं लड़के तुम कुछ ज्यादा ही रूड हो। जुंजी से कहता है तुम जैसे यहाँ पर मेरे रूम के अंदर एंटर हुए तुम सीधे आकर मेरी टेबल के ऊपर खड़े हो गए, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल भी तमीज नहीं है किसी के घर में आकर खड़े होने की? यहाँ पर नीचे उतरो, उसके बाद उनसे बात करो। मास्टर जैंग वहाँ से नीचे उतर आते हैं और उसे कहते हैं तुम वाकई में बहुत ज्यादा बदतमीज हो। तो मिस जूलियन अपने मास्टर से कहती है मास्टर जैंग मैंने आपसे कहा था ना कि रूम के बाहर रुकना, जब मैं आपको सिग्नल दूंगी तभी आपने अंदर आना है। मास्टर जैंग उसे कहते हैं तुम कब से यहाँ पर अंदर थी, जहाँ तक कि मुझसे भी रहा नहीं गया, मैं बहुत ज्यादा थक गया था बाहर खड़े होकर, इसी वजह से मुझे अंदर आना पड़ा। जबकि हमारा जुंजी मास्टर जैंग को वहाँ पर घूर कर देख रहा था। मास्टर जैंग गुस्सा हो जाते हैं, चिल्लाकर उसे कहते हैं लड़के तुम यहाँ पर मेरी तरफ इस तरह घूर कर क्या देख रहे हो, क्या तुम्हें लगता है कि मेरा कद छोटा है? जुंजी वहीं पर दूसरी तरफ अपना मुंह घुमा लेता है और कहता है हाँ तुम्हारा कद बहुत ज्यादा छोटा है, तुम तो एक बच्चे लगते हो। जैंग उसे कहते हैं लगता है कि तुम हमारे लिंग्साओ मार्शल एकेडमी को ज्वाइन नहीं करना चाहते, इसी वजह से तुम मेरे साथ इतना बदतमीजी से बात कर रही हो। जुंजी उसे कहता है मुझे पता है कि यहाँ पर जितने भी मार्शल हाउसेस हैं वो सारे के सारे बच्चों के टैलेंट और उनकी स्ट्रेंथ को चेक करेंगे। एक्चुअली लिंग्साओ मार्शल हाउस वाले उन्हें भी स्ट्रेंथ और टैलेंट चाहिए, मैं उस कंपटीशन में जाकर अच्छा करता हूँ और सभी के सामने अपनी स्ट्रेंथ को साबित करता हूँ। तो लिंग्साओ मार्शल हाउस वाले मुझे अपने मार्शल हाउस में अपने आप सिलेक्ट करेंगे, मुझे यहाँ पर किसी के फेवर की जरूरत नहीं है, मुझे यहाँ पर तुम्हें खुश करने की जरूरत है। मुझे पता है कि मेरे पास इतनी स्ट्रेंथ है कि मैं किसी न किसी मार्शल हाउस को ज्वाइन कर सकता हूँ। मास्टर जैंग उसे कहते हैं तुम तो कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट हो, चलो फिर ठीक है देख लेते हैं, इस कंपटीशन के खत्म होने के बाद देखेंगे तुम्हें कौन सा मार्शल हाउस लेता है। साथ ही मास्टर जैंग उसे कहते हैं तुम्हारा नाम चू जिंगजुन है, मैं तुम्हारे नाम को याद रखूंगा, मैं तुम्हारा नाम नहीं भूलूंगा। जुंजी से कहता हाँ मेरा यही नाम है और मेरे नाम को मत भूलना। और मास्टर जैंग वहीं पर से हंसते हुए वहाँ से चले जाते हैं। से कहते हैं इस बार के सिलेक्शन में मैं तुम्हारे ऊपर नजर रखने वाला हूँ, मैं तुम्हें देखूंगा, करता हूँ कि तुम शाम पर जितनी लंबी छोड़े हो इस सबके ऊपर पूरे भी उतरो। मास्टर जैंग गुस्से के साथ वहाँ से बाहर निकलते हैं, जबकि सिटी लॉर्ड उनको देखकर सोच रहे होते हैं ये तो बिल्कुल भी खुश
नहीं है, लगता है कि इनकी मुलाकात अच्छी नहीं रही। मिस जूशियन हमारे जुंजी से कहती है आज तुम्हें हुआ क्या है? मैं अपने मास्टर के सामने कितनी सारी मिन्नतें करके उन्हें यहाँ पर लेकर आई थी, लेकिन तुमने सारे का सारा काम खराब कर दिया। मिस जूशियन से कहती है मुझे लगता है कि मैं गलत टाइम के ऊपर अपनी मास्टर को लेकर आ गई, क्योंकि तुम्हारा मूड बिल्कुल भी ठीक नहीं था, इसी वजह से तुम्हारी उनके साथ अनबन हो गई है। हमारा जुंजी से कहता है मैं इस सबका तुम्हारे पर इल्जाम नहीं डाल सकता कि तुमने ये सब कुछ जानबूझकर किया या फिर जैसे भी किया, तो प्लीज तुम्हें भी अपने पर इल्जाम डालने की जरूरत नहीं है। कुछ भी हो जाए मुझे लगता है कि मास्टर इस नाम को हमेशा याद रखेंगे। आज उनके साथ जो कुछ भी हुआ है वो इसकी वजह से, कम से कम चू जिंगजुन के नाम को याद तो रखेंगे। उन्हें भी पता चलेगा कि चू नाम का भी एक लड़का है। मिस जूशियन से कहती है अभी भी 3 दिन बाकी है कंपटीशन के स्टार्ट होने में। मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ पर सारा दिन कल्टीवेट किया करो ताकि तुम अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा सको और ब्रेक थ्रू कर सको। अगर तुम स्पिरिट गैदरिंग ग्राउंड में पहुंच गए तो तुम्हारे लिए चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि स्पिरिट गैदरिंग ग्राउंड के एक्सपर्ट्स यहाँ पर बहुत सारे हैं और वो सारे के सारे टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाले हैं। जुंजी से कहते हैं तुम्हारे कंसर्न के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वो कहते हैं ठीक है मैं यहाँ से जा रही हूँ। तो नेक्स्ट सीन में बाहर के बाजार का दिखाया जाता है। सुबह के वक्त कार में शुइकियान को दिखाते हैं। शुइकियान वहाँ पर बंस खरीद रही होती है और वो कहती है तो बहुत ज्यादा अच्छे हैं, और वो दुकानदार के पास से सारे के सारे बंस को खरीद लेती है। जबकि दुकानदार उसे कहता है तुमने यहाँ पर कुछ ज्यादा खरीद ली है, मेरे पास और कुछ भी नहीं बचा। कहती है ठीक है तो मुझे सारे के सारे दे दो। वो सारे उसके पास से खरीदने के बाद वहीं पर खड़ी होती है। उसके साथ उसकी नौकरानी भी होती है, वो भी वहाँ पर लात टपका रही होती है। जबकि वो उसे कहती है नहीं मैं तुम्हें इनमें से एक भी नहीं देने वाली, ये सारे के सारे मेरे हैं। भाई शुइकियान की नजर 100 ट्रेजर पेल की मिस जूशियन के ऊपर पड़ती है। वो भीड़ में उसकी तरफ देख रही होती है। वो अपने बंस को उसको पकड़ अपनी नौकरानी को पकड़कर उसके पीछे चली जाती है ताकि उसे ढूंढ सके। ढूंढते हुए उसका पीछा करते हुए उसके पीछे जाती है, लेकिन उसे वो कहीं पर भी नहीं मिलती। वो कहती है पता नहीं वो कहाँ पर चली गई। उसकी नौकरानी को उसने जो अपना बैग पकड़ाया था जिसके अंदर बंस रखे थे वो वहीं पर खाना शुरू कर देती है और कहती है मिस के वापस आने तक तुझे एक भी नहीं बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 3 बचे, बाकी सारे तो मैंने खा दिए, तो बहुत ज्यादा टेस्टी है। शुइकियान वापस आती है और वापस आने के बाद से वहाँ पर और भी ज्यादा बंस दिखाई देती है और वो भी खरीद लेती है। जूशियन बाकी में वहाँ से गुजरी होती है। वो वहाँ पर आती है जुंजी से मिलने के लिए। वो जुंजी के होटल से बाहर आती है तो शैन और सिटी लॉर्ड से कहती है तो मैं यहाँ पर तुम लोगों को फिर से मुश्किल में डाली हूँ, मैं जुंजी से मिलने के लिए आई हूँ। सिटी लॉर्ड से कहता है लगता है कि तुम फिर से यहाँ पर जुंजी के साथ कुछ बात डिस्कस करने के लिए आई हो। मिस किन से कहती है नहीं मैं तो सिर्फ यहाँ पर उससे मिलने के लिए आई हूँ। जुंजी से कहता है तो फिर मिस किन जल्दी से अंदर आ जाओ, बाहर काफी ज्यादा ठंड है। वो उसके लिए बंस भी लेकर आई होती है। वो उसे कहती है इस मार्केट में ये सबसे ज्यादा टेस्टी बंस है, मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। वो निकालकर उसे कहती है चलो चेक करो, एक ब्लैक वाटर सिटी के सबसे बेस्ट केक है। मैं जुंजी से कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, फिर मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं लगी। तो मिस जूशियन से कहती है अब तो मुझे तुम्हारी फिक्र होने लगी है, तुम इतना ज्यादा परेशान क्यों हो? जुंजी से कहता है तुम्हें मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये वाला कंपटीशन तो एक बहुत ही लो लेवल का कंपटीशन है, मैं इस तरह के कंपटीशन को पास कर सकता हूँ। वो कहती है हाँ मुझे पता है, कितनी बार इस बात को कह चुके हो। इसी वक्त बाहर का सीन भी दिखाते हैं। सिटी लॉर्ड दीवार के साथ कान लगाकर उनकी बातें सुन रही होती है। शैन से कहते हैं सिटी लॉर्ड जो तुम क्या कर रहे हो? वो कहते हैं मैं इनकी बातें सुन रहा हूँ। तुमने देखा नहीं कि मिस जूशियन जहाँ पर बार बार आ रही है, मैंने कभी देखा नहीं है कि मिस जूशियन किसी में इतना ज्यादा इंटरेस्ट ले रही है। मुझे लगता है कि दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, जहाँ पे मिस जूशियन इस लड़के को पसंद करती है। शैन उसका कान खींचते हुए कहता है तो चलो जल्दी से यहाँ से निकलो, उन दोनों को अपनी पर्सनल बातें करने दो, तुम उनकी बातें नहीं सुन सकते। तुम्हारा जुंजी मिस जूशियन से कहता है तुम अगर मास्टर जैक की स्टूडेंट हो इसका मतलब ये है कि तुम्हारी फैमिली इंपीरियल फैमिली में होगी, इंपीरियल सिटी में होगी। तो मिस जूशियन से कहती है हाँ मेरी फैमिली इंपीरियल सिटी में है। जुंजी से कहता है मुझे किन फैमिली के बारे में इतना पता है कि इंपीरियल सिटी में किन फैमिली एक बिजनेस जॉइंट फैमिली है। साथ ही हमारा जुंजी से कहता है क्या तुम किन टियानजू को जानती हो? वो से कहती है हाँ मैं जानती हूँ, मेरे फादर है। जुंजी से कहता है अच्छा तो वो तुम्हारे फादर है। मिस जूशियन से कहती है कि तुम्हें सच्ची बताऊं तो इस वक्त इंपीरियल सिटी में काफी कुछ अजीब चल रहा है, जिसकी वजह से मेरी किंग फैमिली में भी काफी कुछ अजीब चल रहा है। साथ ही उसे बताती है कि मुझे मेरे फादर के पास एक लेटर भी मिला है। मेरे फादर ने मुझे कहा है कि मुझे इंपीरियल सिटी में वापस आना होगा, इस सिलेक्शन कंपटीशन के खत्म होने के बाद मैं वापस जाने वाली हूँ। जुंजी से कहता है अच्छा ठीक है फिर मेरी एक बात को याद रखना, यहाँ से वापस जाने के बाद तुम्हें एक बंदे को इन्वेस्टिगेट करना होगा जिसका नाम किंग टियान फेंग है। टियान फेंग हमारी जूशियन का अंकल होता है। वो उसकी बात सुनने के बाद काफी हैरान होती है कि इसने यहाँ पर ये क्या कहा कि जाकर उसको इन्वेस्टिगेट करना। तो मिस जूशियन वहाँ पर से चली जाती है, जबकि हमारा जुंजी सोच रहा होता है मुझे नहीं पता था कि ये किंग टियानजू की बेटी है। जुंजी कहता है लास्ट लाइफ में जब मैं बहुत मुश्किल में था तब किंग टियानजू ने मेरी मदद की थी। यहाँ पर उसकी बेटी को उसके अंकल को इन्वेस्टिगेट करने के बारे में बता दिया क्योंकि लास्ट लाइफ में उसके अंकल ने उसकी फैमिली को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया था, लेकिन मैं यहाँ पर उनके लिए ज्यादा कुछ नहीं कर सका जब तक कि मैं इंपीरियल सिटी में खुद नहीं पहुंच जाता। नेक्स्ट सीन अगले दिन का दिखाया जाता है तो कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है। गली में बहुत सारे लोग होते हैं, स्पेशली बच्चे भागते हुए जा रहे होते हैं। वो लोग कहते हैं हमें जल्दी जल्दी वहाँ पर पहुंचना होगा वरना हमें अच्छी सीट नहीं मिलेगी, हमें ये कंपटीशन देखना है। पर बहुत सारी दुकानें लगी होती हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर खाने खरीद रहे होते हैं। वो लोग कहते हैं जहाँ पर जितने भी कंटेंटर्स आने वाले हैं उन सभी को अच्छे से अच्छा खाना मिलना चाहिए ताकि उनका पेट भरा हो जाए और वो फाइट करें। एक बार हमें उस कंपटीशन अरीना को दिखाया जाता है। वहाँ पर 5 झंडे लगे होते हैं। ये 5 झंडे 5 बड़ी फैमिलीज को रिप्रेजेंट करती हैं, जिनके मास्टर यहाँ पर आने वाले हैं। अपने अपने झंडे के नीचे एल्डर्स बैठे होते हैं। दरवाजे के ऊपर जहाँ से कंटेस्टेंट की एंट्री होनी है वहाँ पर एक रिसेप्शनिस्ट बैठा होता है जो कि उनके लेवल्स को चेक कर रहा होता है, साथ ही उनके एंट्री कार्ड्स को चेक कर रहा होता है। तो बताता है कि इस बार के कंपटीशन के लिए रूल्स को चेंज किया गया है, तुम्हारी उम्र 20 साल से कम होनी चाहिए और साथ ही तुम्हारा कल्टिवेशन लेवल टेम्पलिंग के 8 लेवल से ऊपर होना चाहिए। कि वहाँ पर एक लड़का शोर मचा रहा था, उसे कहता है लेकिन पिछली बार तो ये उम्र की हद 23 साल थी, मतलब जैक इस बार मैं हिस्सा नहीं ले सकता। तो वो वहाँ पर शोर मचा रहा था तो गार्ड से खींचकर पीछे ले जाता है। शुंजी भी वहाँ पर पहुंचता है, उसे कहता है मैं यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के लिए आया हूँ। तो बंदा उसे कहता है यहाँ पर अपना नाम लिखो, अपना आईडी कार्ड मुझे दिखाओ और अपनी कल्टिवेशन भी शो करवाओ। शुंजी वहाँ पर अपना नाम लिखता है, उसके बाद में बंदा उसे एक नंबर वाला कार्ड दे देता है जिसके ऊपर 61 नंबर लिखा होता है। फिर साथ ही अरीना में वहाँ पर ढोल बजना स्टार्ट होता है। उसी की सारी सभी लोगों से कहा जाता है सभी लोग खामोश हो जाओ। तो वहाँ पर जो रेफरी होता है वो सभी लोगों से कहता है हम लोग सबसे पहले 5 हाउसेस के एल्डर्स को वेलकम करेंगे। तो सबसे पहले वो वहाँ पर जुनमेंग मार्शल हाउस के एल्डर बू को वेलकम करते हैं। उसके बाद लिंगजाओ मार्शल हाउस के एल्डर जैंग को वहाँ पर वेलकम किया जाता है। उसके बाद जितने भी 3 बचे हुए मार्शल हाउसेस होते हैं उनके एल्डर्स को वेलकम किया जाता है। जबकि सभी लोग सोचे होते हैं ये क्या हुआ, लिंगजाओ मार्शल हाउस वाले ये ज्यादा पावरफुल है, जबकि जुनमेंग मार्शल हाउस वालों के एल्डर को यहाँ पर पहले रिप्रेजेंट किया गया है। तो दूसरा बंदा उसे कहता है तुम्हें अभी तक समझ नहीं आ रही, यहाँ पर जो रेफरी है यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो सभी लोग जुनमेंग मार्शल हाउस वालों के हैं, इसी वजह से यहाँ पर जुनमेंग मार्शल हाउस को पहले रिप्रेजेंट किया गया है। यहाँ पर सारे एल्डर्स को रिप्रेजेंट करने के बाद यहाँ पर कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है, जो कि हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। तो नेक्स्ट एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।